हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं देवाराम सारन आप सबका एक बार फिर से सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज अपन बात करने वाले हैं, वो बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी के गैस पेपर की अपन बात करेंगे। उससे पहले अब मैं आपको बता दूं तो अपन ने वन शॉट क्लास है वो अपलोड कर दी है। वन शॉट क्लास के अंदर लगभग अपन ने फंडामेंटल्स ऑफ इसका एंटोमोलॉजी का संपूर्ण सिलेबस है वो कवर किया है। एक रिवीजन क्लास है, 2.5 घंटे की क्लास अवेलेबल है यूट्यूब पर, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ ये वीडियो जिस प्ले लिस्ट के अंदर अवेलेबल है उस प्ले लिस्ट में आपको वो क्लास मिल जाएगी। उसको भी आप है वो एग्जाम से पहले जरूर देखना, उसका रिवीजन करना। और न्यू टाइप क्लास प्रीवियस ईयर के न्यू टाइप है उनकी भी क्लास अवेलेबल है, और प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास सॉल्यूशन है वो बहुत ही जल्द आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को है वो दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके, आपको मिल सके, आपके पास पहुंच जाए। और जितने भी अपने नए क्लासमेट्स है, जूनियर है, सीनियर है, उन सब के पास में इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनको भी है इस क्लास का अधिक से अधिक फायदा मिल सके। तो शुरू करते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज की क्लास को। एक क्लास है जो आपके एग्जाम की आखिरी तैयारी को है वो पूरी कर देगी। आपने देखा होगा इससे पहले अपने 3 के एग्जाम हो रखे, फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस का एग्जाम हो गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एग्जाम हो गया, उसके अलावा मैं बात हूँ वो उसका एग्जाम और हो गया एनवायरमेंट स्टडीज का। उनमें भी आपके है वो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं गए, अपन ने गैस पेपर करवाया इससे बाहर। तो आप विश्वास रखना, इस फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी से भी है अपने इन गैस पेपर के क्वेश्चनों से बाहर है वो क्वेश्चन नहीं जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को, फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी। इसके अपन है वो गैस पेपर की बात करेंगे। एंटो 1 to 1 3 क्रेडिट की सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना आप। पहले अपन देखेंगे डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कौन कौन सी है अपने, उन डेफिनेशन की है वो अपन बात करने वाले। तो सबसे पहले अपनी डेफिनेशन आती है वो आती है क्यूटिकल की। किसकी डेफिनेशन आती है? क्यूटिकल की। कि क्यूटिकल क्या होता है? क्यूटिकल या फिर अपन बात करें उपत्वचा तो कीटों की सबसे बाहरी परत होती है। मैं बात करूं अगर क्यूटिकल की, किसकी बात करें डियर्स? क्यूटिकल की बात करें तो क्यूटिकल होती है वो इंसेक्टा की सबसे बाहरी परत होती है। क्या होती है? कीटों की सबसे बाहरी परत होती है, ये ध्यान रखना। कीटों की सबसे बाहरी परत होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? सबसे बाहरी परत। कीटों की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है डियर्स? क्यूटिकल कहलाती है, जो एपिडर्मिस के द्वारा स्त्रावित होती है। क्यूटिकल का स्त्रावन है वो किसके द्वारा होता है? अगर मैं स्त्रावन की बात करूं, स्त्रावित की बात करूं कि किससे स्त्रावित होती है, तो क्यूटिकल आवरण है वो किससे स्त्रावित होता है? एपिडर्मिस से स्त्रावित होता है। किससे स्त्रावित होता है? एपिडर्मिस के द्वारा है ये स्त्रावित होता है। और अपन बात करें तो ये काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। सबसे ज्यादा इसके अंदर काइटिन पाया जाता है। प्रोटीन एवं लिपिड से बनी होती है। सबसे पहले अगर अपन को पूछे क्यूटिकल किसकी बनी होती है, तो क्यूटिकल है वो काइटिन से बनी होती है। क्यूटिकल किससे बनी होती है? क्यूटिकल काइटिन से बनी होती है, प्रोटीन लिपिड से बनी होती है। यह शरीर को कठोरता प्रदान करती है, आकृति और सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? शरीर को कठोरता प्रदान करती है, शरीर को आकृति प्रदान करती है, शरीर की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य है वो करती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है डियर्स अपने स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, मोल्टिंग। किसकी बात है? मोल्टिंग की बात करेंगे कि मोल्टिंग क्या होता है। यहाँ फिर मोल्टिंग को अपन बोलते हैं निर्मोचन। क्या बोलते हैं? निर्मोचन या मोल्टिंग की बात करें। आप ध्यान रखना डियर्स स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ ये इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है, ये याद जरूर करना। एग्जाम में आजकल इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है वो सीधा पूछ रहे हैं। निर्मोचन वह प्रक्रिया है जिनमें कीट अपनी पुरानी उपत्वचा को त्याग कर नई उपत्वचा बनाता है। निर्मोचन की प्रक्रिया बात करें कि निर्मोचन क्या होता है, तो निर्मोचन में क्या होता है कि जो नई क्यूटिकल आवरण है, इस नए क्यूटिकल आवरण को है वो तैयार किया जाता है। पुराने क्यूटिकल आवरण को हटाकर उसकी जगह पर नया क्यूटिकल आवरण है वो उसको तैयार किया जाता है। ये डियर्स है वो अपन को ध्यान रखना है। और मैं बता दूं कि ये वृद्धि एवं कायांतरण के दौरान होता है। क्या होता है? जैसे अपन बात करें टिड्डे की बात करें, किसकी बात करें? टिड्डे की बात करें तो अपन को पता है टिड्डे के अंदर क्या पाया जाता है? इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। हिंदी में बात करें तो अपूर्ण कायांतरण होता है। क्या होता है? टिड्डे के अंदर अपूर्ण कायांतरण होता है। तो टिड्डे के अंदर जब अंडा, अंडा से क्या बनता है? निप, निप से क्या बनता है? वयस्क बनता है। क्या होता है? अंडा, अंडा से क्या बनता है? निप,
और निम्फ से क्या बनता है, वयस्क बनता है। क्या बनता है डियर्स, वयस्क बनता है। तो जब निम्फ से वयस्क बनता है टिड्डा तो 5 बार निर्मोचन करता है। कितनी बार निर्मोचन करता है, 5 बार है वो क्या करता है, निर्मोचन करता है। निर्मोचन का मतलब हो गया पुरानी त्वचा को हटाकर उसकी जगह नई त्वचा को धारण करता है। 5 बार है वो निर्मोचन करता है। फिर मैं बात करता हूँ आपको विंग वेनिसन की। किसकी बात करें, विंग वेनिसन की बात करें कि पंख विन्यास क्या होते हैं। पंख विन्यास की बात करें कि पंख विन्यास क्या होता है, तो ये पंखों में स्थित नसों का विशेष ढांचा होता है। पंख विन्यास होता है वो पंखों के अंदर नसें पाई जाती है, उन नसों का क्या होता है, ढांचा होता है। ये कीटों की पहचान, कीटों की उड़ान क्षमता एवं वर्गीकरण में सहायक होता है। विंग वेनिसन होता है, पंख विन्यास होता है। पंख विन्यास के कार्य क्या होता है, तो ये कीटों की पहचान में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है, कीटों की पहचान में सहायक होता है। कीटों की उड़ान क्षमता के अंदर सहायक होता है। उड़ान क्षमता, कीटों की उड़ान क्षमता होती है, उन उड़ान क्षमता के अंदर सहायक होता है। और मैं बता दूं तो कीटों के वर्गीकरण में वो सहायक होता है विंग वेनिसन या फिर पंख विन्यास। अगला है अपना मेटामॉर्फोसिस। क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस का मतलब अपन ने बात की थी अभी, 3 प्रकार का होता है मेटामॉर्फोसिस। ए मेटामॉर्फोसिस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, एक जैविक प्रक्रिया में जिसके द्वारा कीट एक जीवन व्यवस्था से दूसरी अवस्था में है वो क्या होता है, परिवर्तित होता है। कायांतरण अपन जिसको बोल सकते हैं या रूपांतरण बोल सकते हैं। कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस की मैं बात करूं तो मेटामॉर्फोसिस कीटों के है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में है वो परिवर्तित होने की प्रक्रिया है। क्या होता है, एक अवस्था से कीट एक अवस्था से दूसरी अवस्था के अंदर, दूसरी अवस्था में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या होता है, दूसरी अवस्था में रूपांतरित होता है या फिर उसमें है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में स्थानांतरित होने में या परिवर्तन होने की एक प्रक्रिया होता है। कायांतरण होता है, मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। और अपन बात करें तो टिड्डे के अंदर अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है। अगर मैं बात करूं अपूर्ण कायांतरण की, किसकी बात करें, अगर अपन अपूर्ण कायांतरण की करें, किसकी बात करें, अपूर्ण कायांतरण। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं जिसको अपन अपूर्ण कायांतरण या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो इसमें है वो लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है, लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। इसमें क्या होगी, 3 अवस्था ही होती है। जैसे अंडा, एग हो गया, अंडा से क्या बनता है, निम्फ बनता है। क्या बनता है डियर्स, निम्फ बनता है। और निम्फ से है वो सीधा क्या बन जाता है, वयस्क बन जाता, सॉरी निम्फ से क्या बनता है, सीधा वयस्क बनता है। क्या बनता है, वयस्क बनता है। ये अपन को है वो ध्यान रखना, अंडा, निम्फ और वयस्क। और जो निम्फ और वयस्क और निम्फ होता है, निम्फ से वयस्क बनता है तो इसमें क्या होता है, निर्मोचन होता है। क्या होता है, निर्मोचन होता है। कितनी बार होता है, अगर अपन टिड्डे की बात करें, किसकी बात करें, ग्रास होपर की बात करें तो 5 बार निर्मोचन होता है। और अपन बात करें कि पूर्ण कायांतरण क्या होता है, तो पूर्ण कायांतरण के अंदर 4 अवस्थाएं पाई जाती है। दूसरा आता है अपना पूर्ण कायांतरण। पूर्ण कायांतरण में क्या होता है, पूर्ण कायांतरण की बात करें तो पूर्ण कायांतरण में वो जीवन की 4 अवस्थाएं पाई जाती है। अंडा, अंडा से क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। लार्वा से क्या बनेगा, प्यूपा बनेगा। क्या बनेगा डियर्स, प्यूपा बनेगा। प्यूपा से क्या बनेगा, वेस्क बनेगा। क्या बनेगा, वेस्क बनेगा। और वेस्क से वापस क्या होगा, अंडा होगा। ये जीवन चक्र होता है, ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। क्या होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, पूर्ण कायांतरण होता है। और अपन बात करें कि प्यूपा अवस्था होती है इसकी, वो सुषुप्त अवस्था होती है। क्या होती है, प्यूपा अवस्था सुषुप्त अवस्था होती है। और लार्वा अवस्था और वयस्क अवस्था ये दोनों हानिकारक होती है। क्या होती है, ये दोनों हानिकारक होती है। लगभग लगभग सभी कीटों के अंदर ये है वो हानिकारक होती है। लार्वा से प्यूपा में है वो निर्माण होता है, प्यूपा से फिर सुषुप्त अवस्था आती है, वयस्क अवस्था और फिर अंडा। ये होता है मेटामॉर्फोसिस। एक तीसरा होता है अकायांतरण, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अकायांतरण। अकायांतरण में क्या होता है डियर्स, अकायांतरण की अगर मैं बात करूं तो अकायांतरण में होता है वो सीधा अंडा से क्या बनता है, कीट है वो बनता है। लार्वा अवस्था उनके अंदर नहीं पाई जाती है, सीधे ही छोटा वयस्क बन जाता है, फिर वो धीरे धीरे बड़े वयस्क के अंदर है वो परिवर्तित हो जाता है। ये होता है अपना मेटामॉर्फोसिस। अगली अपन डेफिनेशन की बात करें तो अगली अपनी डेफिनेशन है कि कैमियो रिसेप्टर क्या होता है। कैमियो रिसेप्टर किसकी बात करेंगे अपन, कैमियो रिसेप्टर की वो बात करने वाले हैं, रसायन ग्रहिया कैमियो रिसेप्टर। ये संवेदी अंग होते हैं। कैमियो रिसेप्टर की बात करें तो कैमियो रिसेप्टर क्या होते हैं, कैमियो रिसेप्टर संवेदी अंग होते हैं। क्या होते हैं डियर्स, कैमियो रिसेप्टर होते हैं वो संवेदी अंग होते हैं। और अपन बात करें तो ये रासायनिक उत्तेजनाओं को पहचानने में सहायक होते हैं। क्या करते हैं, रासायनिक उत्तेजनाएं होती है, उन रासायनिक उत्तेजनाओं को पहचानने में सहायता करते हैं। ये कीटों के श्वास
भोजन और प्रजनन व्यवहार में सहायक होते हैं। केमियो रिसेप्टर होते हैं, केमिकल रिलेटेड जो भी उत्तेजनाएं होती है उनको पहचानने में सहायक करते हैं। कीटों के श्वसन क्रिया के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, भोजन और प्रजनन के व्यवहार में सहायक होते हैं। अगला अपना है थैनाटोसिस। थैनाटोसिस क्या है? थैनाटोसिस क्या होता है? थैनाटोसिस की बात करें तो थैनाटोसिस होता है वो कीटों की एक रक्षात्मक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? ये कीटों की एक रक्षात्मक प्रक्रिया होती है, यानी कि कीटों को अपने जीवन को बचाने की एक रक्षात्मक प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, जब इसके ऊपर कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो कीट होता है वो मरने का क्या करता है? ढोंग करता है। क्या करता है? कीट कीट है वो मरने के क्या करता है? मरने का ढोंग करता है। मतलब क्या हो गया कि अपन को ऐसा लगेगा जैसे अपन कभी कभार कोई ऐसे कीड़े कीट वगैरह देखते हैं जिसको अपन थोड़ा सा टच करते कीट होता है वो अपन को लग रहा है कि मर जाता है, मर गया है, लेकिन वो वास्तव में मरा नहीं है, वो मरने का सिर्फ दिखावा करता है। उस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं डियर्स? थैनाटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? थैनाटोसिस बोलते हैं। ये एक प्रकार की रक्षा क्रिया है। क्या है? थैनाटोसिस है वो एक प्रकार की क्या है? रक्षात्मक क्रिया है, रक्षा क्रिया है, जिसमें कीट मर्त होने का क्या करता है? अभिनय करता है, मर्त होने का ढोंग करता है, मर्त होने का दिखावा करता है, ताकि पर पक्षी है वो उसको छोड़ दे कि ये मर गया है इसलिए। अगला अपना आता है निर्मोचन या एकाइंडेसिस। निर्मोचन के मैंने बात कर ली, ये दोबारा आ गया। निर्मोचन उप त्वचा को त्यागने की प्रक्रिया होती है और ये होता है वो एक्डिसोन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। निर्मोचन की बात करें तो निर्मोचन को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? अगर हार्मोन की बात करें कि निर्मोचन कौन से हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है तो एक्डिसोन हार्मोन के द्वारा। कौन सा हार्मोन के द्वारा निर्मोचन होता है? वो एक्डिसोन हार्मोन के द्वारा। एक्डिसोन कौन सा हार्मोन? एक्डिसोन हार्मोन की मैं बात करूं तो एक्डिसोन हार्मोन के द्वारा क्या होता है? नियंत्रित होता है। ये अपन को है वो ध्यान रखना है। ये वृद्धि का अनिवार्य भाग होता है। अगर कीटों की वृद्धि करनी है तो निर्मोचन होना जरूरी है। अगली अपनी बात करें तो अगली अपनी डेफिनेशन क्या आती है डियर्स? अगली अपनी आती है टेंटोरियम की। किसकी आती है? कि टेंटोरियम क्या होता है? तो टेंटोरियम कीटों के सिर के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कीटों के माथे के अंदर पाया जाता है। यह सिर के अंदर पाई जाने वाली आंतरिक काइटिन संरचना होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ये टाइपिंग मिस्टेक है। काइटिन की संरचना होती है, मस्तिष्क एवं मांसपेशियों को सहारा देती है। टेंटोरियम की बात करें, टेंटोरियम क्या होता है? कीटों के मस्तिष्क में पाई जाने वाली आंतरिक एक कठोर परत होती है, ये अपन को ध्यान रखना है। उसके अलावा मैं बात करूं तो ये मस्तिष्क और मांसपेशियों को क्या देती है? सहारा देने का कार्य करती है। मस्तिष्क और मांसपेशियों को सहारा प्रदान करने का कार्य करती है। कौन कार्य करती है? तो अपन को टेंटोरियम के बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला आता है टैगमीना। अगली अपनी क्या डेफिनेशन है डियर्स? अगली डेफिनेशन है टैगमीना की। टैगमीना क्या होता है? टैगमीना होते हैं वो कीटों के अगले पंख होते हैं। क्या होते हैं? अग्र पंख। टैगमीना कीटों के अग्र पंख होते हैं। ये कठोर एवं चमड़े जैसे होते हैं। क्या होते हैं? टैगमीना होते हैं वो अग्र पंखों का क्या है? रूपांतरण है। ये कठोर एवं चमड़े जैसे होते हैं। टिड्डी और तिल चट्टे में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? टिड्डी और तिल चट्टे में पाए जाते हैं। ये उड़ान में सहायक नहीं होते हैं बल्कि संरक्षण का कार्य करता है, रक्षा का कार्य करता है। अपन ने बात की थी पंखों के रूपांतरण पढ़ा था, तो पंखों के रूपांतरण में वो अपन ने रूपांतरण के अपन ने अंदर पढ़ा था टैगमीना के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? टैगमीना की बात करें तो टैगमीना क्या होते हैं? कीटों के अग्र पंख होते हैं। ये अपन को ध्यान रखना है। और इसमें अपन को क्या ध्यान रखना है कि ये कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? चमड़े के जैसे कठोर होते हैं। कठोर होते हैं चमड़े जैसे। चमड़े जैसे क्या होते हैं? कठोर होते हैं। और अपन को ध्यान क्या रखना है कि ये उड़ने का काम नहीं करते। क्या नहीं करते? ये उड़ने में है वो सहायक नहीं होते हैं। तो क्या काम करते हैं? ये रक्षा का कार्य करता है, संरक्षण करता है, कीटों की रक्षा कार्य करता है, कीटों को परभक्षियों से वो बचाने का कार्य करता है। और इन किस में पाया जाता है? तो ये अपने टिड्डी जो ग्रास होपर होता है, टिड्डी या फिर टिड्डा लोकेस्टा के अंदर पाया जाता है। अगला है अपना हेल्टर्स। क्या होता है? हेल्टर्स। तो हेल्टर्स की मैं बात करूं तो हेल्टर्स होते हैं वो अपने पक्ष पंख होते हैं। हेल्टर्स की बात करें कि हेल्टर्स क्या होते हैं तो हेल्टर्स होते हैं अपने पक्ष पंख होते हैं। क्या होते हैं? पक्ष पंख। पक्ष पंख का मतलब ये पिछले पंख होते हैं। और ये कौन से गण के कीटों में पाए जाते हैं? तो ये अपने डिप्टेरा गण के कीटों में पाए जाते हैं। कौन से गण के कीटों में? डिप्टेरा गण होता है, उन डिप्टेरा गण के कीटों के अंदर पाए जाते हैं। ये डिप्टेरा गण के कीटों में पाए जाते हैं। हेल्टर्स की बात करें, किसकी बात करें अपन? हेल्टर्स पंखों की बात करें तो हेल्टर्स होते हैं ये पंखों का रूपांतरण होता है। किसका रूपांतरण होता है? हेल्टर्स है अपने डियर्स पंखों का रूपांतरण है। कौन से पंखों का रूपांतरण है?
तो पंच पंखों, जो पक्ष पंख होते हैं, पिछले पंख होते हैं, उन पिछले जोड़ी पंखों का रूपांतरण है। ये किस में पाया जाता है? तो ये अपने डिप्टेरा गण के कीटों में पाया जाता है। कार्य क्या करता है? संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जब ये कीट होते हैं वो उड़ती है, डिप्टेरा गण के कीट, तो उनका क्या करता है? संतुलन बनाए रखता है। क्या रखता है? संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। अगला अपना आता है ऑक्सीप्टिल फेरोमोन। क्या आता है डियर्स? ऑक्सीप्टिल फेरोमोन। कि ऑक्सीप्टिल फेरोमोन क्या होता है? ये सिर के पिछले भाग में स्थित एक छिद्र होता है। जो अपना कीट का सिर होता है, किसका सिर होता है? कीट का सिर होता है। इस कीट के सिर के पिछले भाग में, कौन से भाग में? पिछले भाग में क्या पाया जाता है? एक छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? छिद्र पाया जाता है। और इस छिद्र जिससे है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र गिरवा में प्रवेश करता है। क्या करता है? इससे अपने क्या करता है? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस होता है, ये किस में प्रवेश करता है? गिरवा में प्रवेश करता है। ये उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीप्टिल फेरोमोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीप्टिल फेरोमोन बोलते हैं। कि टिड्डे के सिर के, कीटों के सिर के पिछले भाग में स्थित एक छिद्र होता है, जिससे होकर है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो गिरवा के अंदर प्रवेश करता है। ये अपन को स्टूडेंट्स ध्यान रखना है। कोई चीज आपको अगर समझ में नहीं आए तो जल्दी से कमेंट कर देना, मैं आपको हाथों हाथ है वो उसका जवाब दे दूंगा। अगला है टैगमोसिस। क्या है डियर्स? टैगमोसिस है। कि टैगमोसिस क्या होता है? तो टैगमोसिस शरीर के खंडों का एक विशेषीकरण एवं मिलकर कार्यात्मक इकाई सिर, वक्ष और उदर के निर्माण की प्रक्रिया है। टैगमोसिस की बात करें कि टैगमोसिस क्या होता है, तो टैगमोसिस में कीट के शरीर के जितने भी खंड है, उन खंडों को मिलाकर एक क्रियात्मक इकाई बनती है, उसको अपन टैगमोसिस बोलते हैं। टैगमोसिस में सिर प्लस वक्ष और उदर, ये तीनों मिलकर एक क्रियात्मक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। सिर, वक्ष और उदर तीनों मिलकर क्रियात्मक इकाई के रूप में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? टैगमोसिस बोलते हैं। अगला है इलाइट्रा। इलाइट्रा की बात करें कि इलाइट्रा क्या होते हैं, तो इलाइट्रा भी अपने होते हैं वो अग्रपंख होते हैं। क्या होते हैं? अग्रपंख होते हैं। ये अपन को ध्यान रखना है। इलाइट्रा भी क्या होते हैं? अग्रपंख होते हैं। ये कठोर, मोटे एवं रक्षक अग्रपंख होते हैं। कैलियोप्टेरा गण के कीटों में पाए जाते हैं। जो कैलियोप्टेरा गण होता है, कोलिप्टेरा गण, कौन सा? कोलिप्टेरा गण होता है। उन कोलिप्टेरा गण के कीटों के अंदर पाए जाते हैं और पीछे के पंख उड़ने वाले पंखों को ढकते हैं। कोलिप्टेरा गण होता है। कौन सा गण? कीटों का कोलिप्टेरा गण होता है। कोलिप्टेरा गण के जो पंख, उड़ने में सहायक पंख कौन से होते हैं? तो इनके अंदर उड़ने में सहायक पंख होते हैं पिछले पंख। कौन से पंख होते हैं? पिछले पंख उड़ने के सहायक होते हैं। और अगले पंख होते हैं, ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं, मोटे होते हैं और रक्षा का कार्य करते हैं। उनको अपन इलिट्रा बोलते हैं। ध्यान रखना, अपन ने पंखों का 3 मॉडिफिकेशन है वो पढ़ लिया। अगला है अपना मेडिबल। क्या है? मेडिबल। मेडिबल की मैं बात करूं तो मेडिबल टिड्डे का मुखांग है। क्या है? मुखांग है। ये मुख का अंग है, टिड्डे के मुख का भाग है। मुखांग के अंदर अपन ने 5 प्रकार के मुखांग पढ़े थे। तो मुखांगों का प्रमुख भाग होता है, ये भोजन को काटने और चबाने का कार्य करता है। मेडिबल की बात करें, किसकी बात करें? मैंडिबल। कि मैंडिबल क्या होता है, तो मैंडिबल का कार्य की बात करें तो भोजन को काटना और चबाना। क्या करना? भोजन को काटना और चबाना। काटना वो चबाना। ये कौन से इंसेक्ट के अंदर पाया जाता है? तो ग्रास हॉपर के अंदर पाया जाता है। ये एक जोड़ी में होता है। ठीक है, संख्या में 2 होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। तो अपने जो वे कीट जिनके अंदर मुखांग काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं, कौन से मुखांग होते हैं? जिन कीटों के अंदर मुखांग होते हैं वो काटने और चबाने वाले होते हैं। कौन से मुखांग? काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं। काटने व चबाने वाले मुखांग। इन मुखांगों के अंदर 5 प्रकार के है वो मुखांग पाए जाते हैं। मैंडिबल्स, मैक्सिलरी, उसके अलावा मैं बात करूं लेब्रम, लेबियम और हाइपोफेरिंक्स, ये 5 अंग पाए जाते हैं मुखांग। और उसमें से अपना मैंडिबल होता है वो क्या करता है? भोजन को काटने और चबाने का कार्य करता है। हाइपोफेरिंक्स होता है वो जीवा की तरह कार्य करता है। अगला है अपना फोरेजियल टांगे। की फोरेजियल लेग्स होती है, वो क्या होती है? फोरेजियल लेग्स की मैं बात करूं तो ये अपने लेग्स का मॉडिफिकेशन है। क्या है? लेग्स का मॉडिफिकेशन है। टिड्डे की टांगों का रूपांतरण है। एक प्रकार की टांगे होती है जो पराग संग्रहण व भोजन की खोज हेतु रूपांतरित होती है। ये क्या काम करती है? फोरेजियल लेग्स होती है। कौन सी लेग्स? फोरेजियल लेग। फोरेजियल लेग्स की अगर अपन बात करें, फोरेजियल टांगों की बात करें, डियर्स की फोरेजियल टांगे होती है कीटों के अंदर। ये क्या काम करती है? तो फोरेजियल टांगे कीटों के अंदर पराग को क्या करती है? पराग को एकत्रित करती है। क्या करती है?
पराग को एकत्रित करती है। ये कौन से कीटों में पाई जाती है? तो अपने पराग को एकत्रित करने का कार्य कौन करेगी? मधुमक्खी। कौन करेगी? मधुमक्खी के अंदर पाई जाती है। कौन से कीटों में? मधुमक्खी होती है, अपनी हनी बी होती है, उस हनी बी के अंदर है वो फोरेजियल टांगे पाई जाती है। अगला है स्टोमोडियम। कौन सा है? स्टोमोडियम। कि स्टोमोडियम क्या होती है? तो स्टोमोडियम की मैं बात करूं तो ये अपने स्टोमोडियम होता है वो कीटों की आहार नाल से रिलेटेड है। यह कीटों की प्रारंभिक आंत होती है जो अग्रांतर से निर्मित होती है और मुख से अन्ननाल तक फैली रहती है। क्या होती है? स्टोमोडियम की बात करें तो ये कीटों की प्रारंभिक आंत होती है। क्या होती है? कीटों की आंत होती है और ये मुख से अन्ननाल तक फैली रहती है। कहां से कहां तक? मुख से लेकर अन्ननाल तक फैली हुई रहती है। और अपन बात करते हैं अगली अगली अपनी डेफिनेशन आती है कोकून की। किसकी आती है? कि कोकून क्या होता है? कोकून की बात करें तो कोकून होता है वो रेशम कीट में होता है। किसमें होता है? रेशम कीट में होता है। ये अपन ने वो 11th के अंदर लाभदायक इंसेक्ट के अंदर पढ़ा था। कोकून होता है वो रेशम कीट के अंदर पाया जाता है। ये रेशमी खोल होता है जो कुछ कीटों के प्यूपा को ढकता है। कौन सी अवस्था को ढकता है? प्यूपा अवस्था। अपन ने पहले बात की थी कि कीटों की प्यूपा अवस्था होती है वो कैसी होती है? सुषुप्त अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है? सुषुप्त अवस्था होती है। और उसको ढकने का कार्य कौन करती है? तो अपने रेशम खोल करता है या कोकून जिसको अपन बोलते हैं, कोकून कार्य करता है। कौन कार्य करता है? कोकून कार्य करता है। तो समझ गए कोकून क्या होता है? कि कोकून एक होता है वो क्या होता है? रेशमी खोल होता है, यानी कि रेशमी का कवच बना होता है। रेशमी कवच आप देखना, खोल का जगह आप कवच लिख देना। क्या लिख देना? रेशमी कवच होता है जो कुछ कीटों की प्यूपा को ढकता है, जैसे रेशम कीट के अंदर ये पाया जाता है। और ये है वो सुरक्षा प्रदान करता है कीटों की सुषुप्त अवस्था के अंदर, सुरक्षा प्रदान करता है, उसकी है वो सेफ्टी देने का कार्य करता है। अगला है अपना फिलीफॉर्म एंटीना। कौन सा एंटीना? फिलीफॉर्म एंटीना। फिलीफॉर्म एंटीना की मैं बात करूं तो फिलीफॉर्म एंटीना किसका रूपांतरण है? एंटीना का रूपांतरण है। ये सूत जैसे लंबे एवं बेलनाकार संवेदी अंग होते हैं। कैसे होते हैं? यानी धागे जैसे। किसके जैसे? धागे जैसे लंबे और बेलनाकार होते हैं। फिलीफॉर्म होती है वो धागे जैसी लंबी होती है। किसके समान? धागे नुमा होती है। कैसी होती है? फिलीफॉर्म एंटीना धागे नुमा लंबी होती है। ये कीटों के स्पर्श और गंध सहायक होती है। ये अपन को है वो ध्यान रखना है। आपको कमेंट करके बताना है। अपन ने वन शॉट क्लास के अंदर पढ़ा था कि फिलीफॉर्म एंटीना वो कौन से कीटों के अंदर पाई जाती है। आप कमेंट करके बताना। अगला अपन बात करते हैं स्कूटेलम की। किसकी बात करते हैं? स्कूटेलम की बात करते हैं कि स्कूटेलम क्या होता है? तो स्कूटेलम होता है वो क्या? वक्ष के पृष्ठ भाग का त्रिकोणीय या अर्धगोलाकार भाग होता है। स्कूटेलम की बात करें तो वक्ष का जो पृष्ठ भाग होता है, कौन सा भाग? वक्ष का पृष्ठ भाग कैसा होता है? त्रिकोण होता है। कैसा होता है? त्रिकोणीय पृष्ठ भाग। वक्ष का त्रिकोणीय पृष्ठ भाग। कौन सा? वक्ष का त्रिकोणीय पृष्ठ भाग होता है वो क्या कहलाता है? स्कूटेलम कहलाता है। और ये अक्सर मीजोथोरैक्स के पीछे स्थित होता है। किसके पीछे? मीजोथोरैक्स। मीजोथोरैक्स होता है वो उसके पीछे होता है, यानी कि जो अपना पक्ष वक्ष। किसका? पक्ष वक्ष का पिछला भाग होता है। अगला है अपना गिजार्ड। गिजार्ड की बात करें तो गिजार्ड होता है वो भोजन को पीसने का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? ये कीटों की आहार नाल का अंग है। गिजार्ड कीटों के मध्य आंत्र मिड गट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कीटों के मिड गट की संरचना है। और ये भोजन को पचाने हेतु उसे पीसने का कार्य करता है। भोजन को क्या करता है? गिजार्ड होता है। पक्षियों के अंदर भी भोजन को काट पीसने का कार्य करता है वो गिजार्ड करता है। और इंसेक्ट अपने कीट होते हैं, इन कीटों के अंदर भी भोजन को पीसने का कार्य करता है, भोजन को काटने का कार्य करता है। वो कौन करता है? वो अपने गिजार्ड करता है। ये अपने वो इस बात को अपन को ध्यान रखना है। फिर उसके अलावा अपन बात करें तो अगला अपना आता है पार्थेनोजेनेसिस। क्या आता है डियर्स? पार्थेनोजेनेसिस। मैं पार्थेनोजेनेसिस की बात करूं, किसकी बात करें अपन? पार्थेनोजेनेसिस की। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस पार्थेनोजेनेसिस एक प्रजनन की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? प्रजनन की प्रक्रिया है जिसमें अंडाणु बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं। क्या हो जाते हैं? बिना निषेचन का भ्रूण का निर्माण। बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण क्या कहलाता है? बिना निषेचन के, मतलब निषेचन नहीं होता है अंडाणु और शुक्राणु के बीच में, वो संलयन नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है। बिना निषेचन के क्या हो जाता है? भ्रूण का निर्माण हो जाता है। भ्रूण का निर्माण या एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। ये एफिड्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एफिड्स में। पार्थेनोजेनेसिस का उदाहरण क्या है? एफिड्स है। ये अपन को ध्यान रखना है। अगला अपना है टार्सस। क्या है? टार्सस। टार्सस की बात करूं तो ये टांगों का भाग है। कीटों की जो लेग्स होती है उस लेग्स का भाग होता है।
टार्सस की बात करें तो कीटों की जो टांगे होती है उनका कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया और टार्सस, ये होते हैं 5 भाग होते हैं, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया और टार्सस। ये कीटों की टांग के 5 भाग होते हैं, 5 खंड होते हैं। तो इसमें अपना टार्सस है वो क्या है, अंतिम खंड है। कौन सा खंड है, कीटों की टांगों का अंतिम खंड है। ये होता है पैरों की पकड़ और चलने में सहायता करता है। कीट जब है वो किसी के ऊपर चढ़ते हैं, पकड़ प्रदान करता है, कीटों के चलने में सहायता करता है। ये टार्सोमेर में विभाजित होता है। ये आगे है वो प्री टार्सस, 3 टार्सस के अंदर टार्सस भी है वो 3 प्रकार का होता है, प्री टार्सस, मीजो टार्सस और मेटा टार्सस, इनके अंदर है वो पाया जाता है। तो टार्सस होता है वो अपने टिड्डे की टांगों का क्या होता है, भाग होता है, और ये कीटों की पकड़ को मजबूत करता है और चलने में सहायता प्रदान करता है। अगला है मेल पिगियन नलिकाएं। कौन सी नलिकाएं, मेल पिगियन ट्यूबल्स क्या होती है, मेल पिगियन ट्यूबल्स की बात करेंगे तो ये उत्सर्जन अंग होता है कीटों का, क्या होता है मेल पिगियन। बात करें मेल पिगियन, अपने बात पहले भी की है कि मेल पिगियन नलिकाएं होती है, ये कीटों का क्या होता है, उत्सर्जन अंग होता है। क्या होता है, उत्सर्जन अंग होता है। कौन सा अंग होता है, उत्सर्जन अंग होता है। और ये नाइट्रोजन अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालते हैं, जल का संतुलन बनाए रखते हैं। अगला है एपिडर्मिस। क्या है, एपिडर्मिस या एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की बात करें तो एकल परत की कोशिकाओं से बनी होती है और ये क्यूटिकल के नीचे स्थित होती है। एपिडर्मिस होती है वो कहाँ स्थित होती है, तो क्यूटिकल के नीचे। जो कीटों के क्यूटिकल होती है, कीटों के क्यूटिकल के नीचे स्थित होती है। कहाँ होती है, नीचे स्थित होती है एपिडर्मिस। ये अपन को ध्यान रखना है। और ये क्यूटिकल का स्त्राव करती है। किसका स्त्राव करती है, क्यूटिकल का स्त्राव करती है। अगला है अपना स्पर्मेटिका। स्पर्मेथिका क्या है, स्पर्मेथिका। अगली अपनी कौन सी डेफिनेशन है, स्पर्मेथिका या शुक्रदानी। तो इसकी मैं बात करूं, ये एक थैलीनुमा अंग होता है। क्या होता है, स्पर्मेथिका एक थैलीनुमा अंग होता है जिसमें मादा कीट होती है वो अपने शुक्राणुओं को संग्रह करती है। ये क्या होता है, स्पर्मेथिका थैलीनुमा संरचना होती है। क्या होती है, थैलीनुमा संरचना होती है। और ये किसमें पाई जाती है, मादा कीटों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, फीमेल इंसेक्ट होते हैं, मादा कीट होते हैं, इनके अंदर पाई जाती है। और ये क्या काम आती है, तो स्पर्मेथिका की अगर अपन बात करें, स्पर्मेथिका तो कहाँ पाई जाती है, एक थैलीनुमा संरचना होती है, मादा कीटों के अंदर पाई जाती है। और ये काम क्या करती है, तो ये करती है शुक्राणुओं का, क्या करती है, शुक्राणुओं का संग्रह करती है। क्या करती है, शुक्राणुओं का संग्रह करती है। जब मादा कीट और नर कीट के बीच में मैथुन क्रिया हो जाती है, मैथुन क्रिया के होने के बाद में मादाओं के अंदर गए वो शुक्राणुओं का संग्रह करने के कार्य कौन करता है, तो शुक्राणुओं का संग्रह करने का कार्य स्पर्मेथिका करती है। और उसके बाद में वो धीरे धीरे निषेचन में है वो मादा कीट अपने शुक्राणुओं को यूज में लेती है। अगला अपना है इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी। अगली डेफिनेशन क्या है, इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी क्या होता है। इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी की मैं बात करूं तो ये कीटों की बाहरी संरचना होती है। इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी क्या होती है, कीटों की बाहरी संरचना होती है, जैसे सिर, वक्ष, उदर, इनका वे क्या करना, अध्ययन करना। इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है कि आकार की, मतलब किसी भी जीव की बाहरी संरचनाओं का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना, कोई जीव है उस जीव की बाहरी संरचनाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। जैसे बाहरी सिर हो गया, वक्ष हो गए, उदर है, टांगे है, पंख, एंटीना, इनका अध्ययन करना और इनका वर्गीकरण और कार्य की दृष्टि से इनका महत्वपूर्ण है वो अध्ययन करना कीट आकार की या इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी कहलाता है। उसके अलावा अपन बात करें तो 726 है वो अपन इंसेक्ट इकोलॉजी, इंसेक्ट इकोलॉजी ऐड कर सकते हैं कि इंसेक्ट इकोलॉजी क्या है। वो इस बार नया चैप्टर जोड़ा है, इंसेक्ट इकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आगे आपको डेफिनेशन करवा दूंगा। इकोलॉजी और इंसेक्ट इकोलॉजी आगे अपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर तो इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में कोई आप ये नहीं बोलो सर आपने बताया नहीं। अभी बता रहा हूँ इंसेक्ट इकोलॉजी की डेफिनेशन है वो आएगी और इसकी मैं आगे आपको वो अच्छे तरीके से समझा दूंगा। अब अपन बात करते हैं मुख्य डिफरेंट कौन कौन से हैं, अंतर कौन कौन से अपने आ सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, उनकी बात करते हैं। तो पहला अपना अंतर है वो है हेमी मेटाबोला है होलो मेटाबोला। क्या है, हेमी मेटाबोला और होलो मेटाबोला। हेमी मेटाबोला की मैं बात करूं तो ये क्या होता है, अपने इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। क्या होता है,
इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। और होलो, होलो एंड पूर्ण मतलब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। क्या है? होलो मेटाबोला। होलो मतलब, होलो मीन्स क्या होता है? होलो यानी पूर्ण होता है। क्या होता है? पूर्ण, कंप्लीट, यानी कि इनके अंदर पूर्ण कायांतरण होता है। हेमी मेटाबोला है, हेमी मतलब क्या होता है? अपूर्ण, इनके अंदर है वो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। बात करते हैं हेमी मेटाबोला और होलो मेटाबोला। तो हेमी मेटाबोला के अंदर अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है। कैसा कायांतरण पाया जाता है? अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है। कौन सा कायांतरण? अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है, ये ध्यान रखना। जबकि होलो मेटाबोला, होलो मेटाबोला के अंदर पूर्ण कायांतरण होता है। कौन सा कायांतरण होता है? पूर्ण कायांतरण होता है, ये अपन को है वो ध्यान रखना। उसके अलावा मैं बात करूं तो हेमी मेटाबोला यानी अपूर्ण कायांतरण। अपूर्ण कायांतरण में क्या होगा? तो अपूर्ण कायांतरण में अंडा, अंडा से निम्फ, और निम्फ से क्या होगा? वेस्क, और वेस्क से वापस क्या बन जाएगा? अंडा बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना, इसमें तीन अवस्थाएं आती है, अंडा, निम्फ और वेस्क। जबकि होलो मेटाबोला में अंडा, यहां लिखता हूं मैं अंडा, अंडा से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, और प्यूपा से वयस्क अवस्था आएगी। क्या आएगी? वयस्क अवस्था आएगी। ये अपन को ध्यान रखना है। इसमें वो पूर्ण कायांतरण चार अवस्थाएं पाई जाती है जीवन चक्र की। उसके अलावा मैं बात करूं तो इसमें हेमी मेटाबोला में प्यूपा होता है वो अनुपस्थित होती है, प्यूपा अवस्था अनुपस्थित होती है। जबकि होलो मेटाबोला के अंदर प्यूपा अवस्था यानी कि जो अपने होती है वो क्या होती है? उपस्थित होती है। और प्यूपा अवस्था होती है वो कैसी होती है? सुषुप्त अवस्था होती है, निष्क्रिय अवस्था होती है, सुषुप्त अवस्था। कीटों के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि सुषुप्त अवस्था कौन सी होती है? तो कीटों के अंदर सुषुप्त अवस्था होती है वो अपने प्यूपा अवस्था होती है, निष्क्रिय अवस्था होती है। हेमी मेटाबोला का उदाहरण है ग्रास होपर। क्या है? ग्रास होपर और कॉकरोच। जबकि होलो मेटाबोला का उदाहरण है अपने बटरफ्लाई, तितली, हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी और बीटल। ये होते हैं अपने, इनके अंदर पूर्ण कायांतरण होता है। जबकि ग्रास होपर के अंदर, कॉकरोच के अंदर अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है। अगला है अपना पूर्ण कायांतरण एवं अपूर्ण कायांतरण। ये सेम ये है, होलो मेटाबोला और हेमी मेटाबोला। आप देख लेना कि पूर्ण कायांतरण में है वो चार अवस्थाएं पाई जाती है, अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। अपूर्ण कायांतरण में अंडा, निम्फ और एडल्ट तीन पाई जाती है। जबकि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में जो लार्वा अवस्था होती है वो कैसी होती है? कर्मी रूपी दिखाई देती है, और भोजन और वयस्क से बिल्कुल भिन्न होती है। भोजन वयस्क से वो आकार और भोजन में बिल्कुल भिन्न होती है। निम्फ अवस्था देखने में वयस्क के समान ही होती है, लेकिन वयस्क से छोटे आकार के होते हैं। इनके अंदर है वो, निम्फ के अंदर है वो पंख नहीं पाए जाते। क्या निम्फ में होते हैं वो पंख नहीं पाए जाते हैं। इसमें इसमें रूप परिवर्तन अचानक और तीव्र होता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में। और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में वो रूप परिवर्तन होता है वो क्या होता है? धीरे धीरे होता है। ये हो गया अपने कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में डिफरेंट। अगला अपन डिफरेंट बात करते हैं एंडोक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल। इंपॉर्टेंट डिफरेंट है, आप ध्यान रखना कि एक्सोक्यूटिकल क्या होता है, एंडोक्यूटिकल क्या होता है। कीट की एक्सोस्केलेटन का सबसे बाहरी भाग एपिक्यूटिकल होता है। कीट का जो बाह्य कंकाल होता है एक्सोस्केलेटन होता है। क्या होता है? एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन। कीट के एक्सोस्केलेटन की सबसे बाहरी परत क्या होती है? एपिक्यूटिकल होती है। क्या होती है? एपिक्यूटिकल होती है। ये अपन को ध्यान रखना है कि कीट के सबसे बाहरी परत होती है जो अपने एक्सोस्केलेटन होती है, इसकी बाहरी भाग क्या एपिक्यूटिकल होती है। जबकि इसके नीचे पाई जाने वाली क्यूटिकल त्वचा होती है। क्या होती है? क्यूटिकल होती है। और क्यूटिकल दो परतों के अंदर विभाजित होती है। सबसे बाहर कंकाल कीटों का क्या कहलाएगा? एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन होता है वो एपिक्यूटिकल होता है, सबसे बाहरी भाग होता है। एक्सोस्केलेटन के नीचे क्या पाया जाता है? क्यूटिकल पाया जाता है। और क्यूटिकल होती है वो दो परतों के अंदर विभाजित होती है, एंडोक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल। अब अपन देखते हैं एंडोक्यूटिकल क्या है, एक्सोक्यूटिकल क्या है। एंडोक्यूटिकल क्यूटिकल की सबसे अंदरूनी परत है, यानी कि कीट जो क्यूटिकल है कीटों के अंदर पाया जाता है। कीटों की सबसे आंतरिक, क्यूटिकल की सबसे आंतरिक परत है। क्या है? एंडोक्यूटिकल क्यूटिकल की सबसे आंतरिक परत है। ये एपिडर्मिस के ठीक ऊपर होती है। जबकि एपिक्यूटिकल होती है वो बाह्य परत होती है, एपिक्यूटिकल के ठीक नीचे और एंडोक्यूटिकल के ऊपर स्थित होती है। एक्सोक्यूटिकल होती है वो एपिक्यूटिकल के नीचे और एंडोक्यूटिकल के ऊपर स्थित होती है। एंडोक्यूटिकल लचीली, नरम और नॉन स्क्लेरोटॉइड होती है। क्या होती है?
एंडोक्यूटिकल होती है ये लचीली होती है, नरम होती है और अनस्क्लेरेटाइज्ड होती है, जबकि ये एक्जोक्यूटिकल कड़क होती है, कठोर होती है, मजबूत होती है और स्क्लेरोटाइज्ड होती है। मोल्टिंग की मैं बात करूं तो निर्मोचन के समय ये एंजाइमों द्वारा पच जाती है, यानी कि जब निर्मोचन होता है तो एंडोक्यूटिकल होता है वो विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के द्वारा इसका क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है, जबकि एक्जोक्यूटिकल का निर्मोचन के समय पाचन नहीं होता है, ये पुरानी त्वचा के रूप में वो सूख जाती है। जब निर्मोचन होता है तो पुरानी त्वचा निकलती है, वो एक्जोस्केलेटन होती है। अगला है अपना बाइटिंग एंड चेविंग, मतलब काटने और चबाने वाले मुखांगों के बीच में अपन को अंतर बताना है। काटने वाले मुखांग होते हैं ये, इनमें मैंडिबल्स का ऊपरी भाग दांतेदार होता है। क्या होता है, मैंडिबल्स होते हैं जो चिंबुकास्थि जिसको अपन बोलते हैं, वो क्या होते हैं, दांतेदार होता है, तथा ऊपरी होठ लेब्रम भी होते हैं। चबाने वालों में मैंडिबल्स का निचला भाग तथा द्वितीयक जबड़े मैक्सिलरी है वो चबाने की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, काटने का कार्य कौन करता है, मैंडिबल्स और ऊपरी होठ लेब्रम करते हैं, और चबाने का कार्य करता है मैंडिबल्स का निचला भाग और मैक्सिलरी है वो करते हैं। फिर मैं बात करूं तो इसको है वो काटने की क्रिया भोजन को है वो इसके मुख्य स्रोत से है वो काटा जाता है, भोजन को फाड़ना और तोड़ने का कार्य करता है। जबकि जो चबाने की क्रिया होती है, चबाने वाले मुखांग क्या कार्य करते हैं, कटे हुए भोजन को बारीक पीसते हैं, उसको कुचलते हैं और उसकी लुगदी बनाते हैं। अगला है अंगों की बनावट। तो काटने की क्रिया बाइटिंग में क्या होता है कि बाइटिंग में चिबुक जो चिबुक अस्थि होती है, अपने जो मैंडिबल्स होती है, मैंडिबल्स के किनारे किनारे होते हैं नुकीले, कड़क और दांतेदार होते हैं। चबाने की क्रिया में जो चिबुक अस्थि का आधार भाग चपटा और खुरदरा होता है। ये अपन को है वो ध्यान रखना है। जैसे विशेष काटने और चबाने वाले मुखांग, दोनों प्रकार के मुखांग होते हैं वो किसमें मिलते हैं, टिड्डे में मिलते हैं। अपना ग्रास होपर होता है, उस ग्रास होपर के अंदर ये काटने और चबाने वाले मुखांग पाए जाते हैं। अगला अपने डिफरेंट की बात करें कि अगला डिफरेंट क्या है, अगला अंतर क्या है, तो अगला अंतर आता है अपना मोथ और बटरफ्लाई। क्या है कि मोथ क्या है और बटरफ्लाई क्या है, इनके बीच में अगर अपन डिफरेंट की बात करें तो मोथ होते हैं ये रात्रिचर होते हैं। मोथ कैसे होते हैं, रात्रिचर होते हैं, जबकि बटरफ्लाई होते हैं ये दिनचर होते हैं। कैसे होते हैं, दिनचर होते हैं। मोथ होते हैं इनके पंखदार, कंगीदार या फिर धागे जैसी है वो क्या पाई जाती है, एंटीना पाई जाती है। मोथ की अगर बात मोथ की बात करें, सलब की बात करें तो मोथ में एंटीना होती है वो पंखदार होती है, या फिर कंगीदार या फिर धागे जो फिलीफॉर्म प्रकार की होती है। जबकि बटरफ्लाई में गदाकार या फिर अपन बात करें तो गदाकार प्रकार की एंटीना पाई जाती है। मोथ में बैठते समय पंख होते हैं, शरीर पर चपटा फैला कर बैठते हैं। जब मोथ बैठेगी तो अपने जो पंख होते हैं वो कैसे करेगी, फैला कर है वो बैठ जाएगी, चपटा करके फ्लैट करके वो बैठती है। जबकि बटरफ्लाई बैठते समय पंखों को ऊपरी और वर्टिकल जोड़ कर रखती है। बटरफ्लाई जब बैठेगी तो पंखों को है वो वर्टिकल रखेगी, ऊपरी और है वो रखेगी। मोथ की जो कोकून अवस्था होती है, मोथ की जो सुषुप्त अवस्था होती है वो कोकून के अंदर है वो प्यूपा बनता है। जबकि बटरफ्लाई की नग्न प्यूपा बनता है जिसे अपन क्रिसलिस कहते हैं। मोथ के अंदर क्या होता है, मोथ के अंदर जो प्यूपा अवस्था बनेगी तो वो कोकून के अंदर बनेगी। मोथ में प्यूपा अवस्था बनेगी तो किसमें बनेगी, कोकून के अंदर बनेगी। जबकि बटरफ्लाई के अंदर कोकून अवस्था बनेगी तो वो है वो नग्न बनेगी। अगला अपना आता है होमोप्टेरा और हेमिप्टेरा, दोनों है वो कीटों के गण है, उनके अपन बात करेंगे, होमोप्टेरा और हेमिप्टेरा। पहले तो इनके अपन उदाहरण देखते हैं कि होमोप्टेरा में कौन से कीट आते हैं, तो एफिड, और जो अपने लीफ होपर है वो किस में आते हैं, होमोप्टेरा में आते हैं। होमोप्टेरा गण के कीटों के कौन कौन से है, एफिड है, एक तो अपन को ध्यान रखना है एफिड है, और अगला क्या है, लीफ होपर। क्या है, लीफ होपर। ये दोनों कीट है वो किस में आते हैं, अपने होमोप्टेरा में आते हैं। अगला है हेमिप्टेरा। हेमिप्टेरा के अंदर है वो क्या आते हैं, गंदी बग और बेड बग आते हैं, गंदी बग ये आता है अपना, ये अपन को है वो ध्यान रखना है इसके उदाहरण। फिर अपन बात करें तो इनके जो अग्र पंख होते हैं, होमोप्टेरा गण के कीटों के अग्र पंख होते हैं वो पंख बनावट में समान होते हैं, मतलब ये झिल्लीदार या चमड़े जैसे होते हैं। हेमिप्टेरा के अग्र पंख होते हैं वो आधा कठोर और आधा झिल्लीदार होता है, हेमिलाइट्रा प्रकार के होते हैं। इनके बात करें मुखांग की, तो मुखांग होते हैं वो सिर के निचले या पिछले हिस्से से निकलते हैं, और हेमिप्टेरा में सूंड सिर के अगले वाले हिस्से से निकलती है।
और अपन बात करें जब होमोप्टेरा गण के कीट बैठते हैं तो पंखों को शरीर के ऊपर है वो सत के नुमा बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? रूफ लाइक बना देते हैं, सत जैसे बना देते हैं। जबकि हेमियोप्टेरा पंख पीठ पर एक दूसरे के ऊपर है वो एक्स आकार में क्रॉस में काटते हैं। ये हो गया इनका अंतर। अगला अपन डिफरेंट की बात करें, अगला अंतर क्या है अपना? अगला अंतर है अपना मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। क्या है? मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स के बीच में अपन को है वो डिफरेंट बताना है। तो मीजोथोरैक्स होता है वो क्या होता है? ये वक्ष का मध्य भाग होता है, या फिर अपन दूसरा खंड कह सकते हैं। मेटाथोरैक्स वक्ष का अंतिम या तीसरा भाग होता है। मीजोथोरैक्स पर अग्रपंख होते हैं, जबकि मेटाथोरैक्स पर पक्ष पंख होते हैं। अग्र जोड़ी पंख होते हैं वो मीजो पर होते हैं, और मेटा पर होते हैं वो पक्ष जोड़ी पंख होते हैं। मीजोथोरैक्स पर होती है वो मध्यम जोड़ी टांगे होती है। कौन सी टांगे होती है? मध्य जोड़ी टांगे होती है, वो मीजो पर होती है। और पक्ष मेटाथोरैक्स पर है वो पक्ष जोड़ी टांगे पाई जाती है। पिछली जोड़ी टांगे होती है वो मेटाथोरैक्स पर होती है। अगला अध्ययन अपना डिफरेंट है मैगट और गर्भ के बीच में। किसमें? कि मैगट क्या होता है और गर्भ क्या होता है। मैगट की मैं बात करूं तो मैगट होता है, मैगट के अंदर है वो पग नहीं पाए जाते। क्या पाए नहीं पाए जाते? पैर नहीं पाए जाते, पैर रहित होते हैं, इसके अंदर पैर नहीं पाए जाते हैं। जबकि गर्भ होती है, गर्भ के वक्ष में है वो क्या पाए जाते हैं? पैर पाए जाते हैं। ये अपन को ध्यान रखना। मैगट अवस्था, मैगट अवस्था में होता है एपोडियस होती है। कैसी होती है? एपोडियस होती है, यानी कि इनके अंदर है वो टांगे नहीं पाई जाती है, पैर नहीं पाए जाते हैं। जिसको अपन पाद बोलते हैं, पैर होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। जबकि गर्भ के अंदर पैर पाए जाते हैं और वक्ष से निकलते हैं। मैगट का सुस्पष्ट सिर होता है वो अनुपस्थित होता है। मैगट अवस्था में सिर होता है वो अनुपस्थित होता है। जबकि गर्भ अवस्था में जो गर्भ होती है इसमें सुस्पष्ट और कठोर सिर होता है वो उपस्थित रहता है। मैगट होता है वो बेलनाकार या सुई जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? मैगट है वो बेलनाकार सुई जैसा दिखाई देता है। और गर्भ होता है वो अपन को सी आकार का मुड़ा हुआ शरीर दिखाई देगा। मैगट है वो अपने डिप्टेरा गण के कीटों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? डिप्टेरा गण की जो लार्वा अवस्था होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? मैगट। मैगट का मीन्स क्या हो गया? मैगट मतलब क्या हो गया? डिप्टेरा गण की लार्वा अवस्था। मैगट क्या है? डिप्टेरा गण की लार्वा अवस्था। ये अपन को ध्यान रखना है। डिप्टेरा गण की लार्वा अवस्था क्या कहलाती है? मैगट कहलाती है। क्या कहलाती है? मैगट कहलाती है। जबकि कोलियोप्टेरा गण की लार्वा अवस्था क्या कहलाती है? गर्भ कहलाती है। ये अपन को ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आ सकता है कोलियोप्टेरा, कैलियोप्टेरा कि कोलियोप्टेरा गण की लार्वा अवस्था क्या कहलाती है? गर्भ कहलाती है। क्या कहलाती है डियर्स? गर्भ कहलाती है। ठीक है, समझ गए। अगला अपन बात करते हैं प्रोटोपोड और ओलिगोपोड लार्वा के बीच में। लार्वा की अवस्था की बात करें तो लार्वा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोटोपोड लार्वा और एक होता है ओलिगोपोड लार्वा। तो बात करेंगे कि प्रोटोपोड लार्वा क्या होता है, ओलिगोपोड लार्वा क्या होता है। प्रोटोपोड की बात करें तो ये पूर्ण रूप से विकसित होता है, प्री मेच्योर होता है। क्या होता है? प्रोटोपोड, प्रोटो यानी प्री, प्री मेच्योर होता है। क्या होता है? प्री मेच्योर होता है, अपूर्ण विकसित होता है। और ये अंडे से बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं। जबकि ओलिगोपोड होते हैं ये क्या होते हैं? अच्छी तरह से विकसित होते हैं, मैच्योर होते हैं। क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं। ओलिगोपोड लार्वा मैच्योर होते हैं, जबकि प्रोटोपोड लार्वा होते हैं वो प्री मैच्योर होते हैं, अपूर्ण विकसित होते हैं। उसके अलावा बात करें प्रोटोपोड में केवल अल्प विकसित है वो क्या पाए जाते हैं? पैर पाए जाते हैं। जबकि ओलिगोपोड के वक्ष क्षेत्र में 3 जोड़ी सुविकसित टांगे हैं वो पाई जाती है। प्रोटोपोड की लार्वा अवस्था है वो तंत्रिका तंत्र अपूर्ण होते हैं, जबकि ओलिगोपोड के अंदर आंतरिक अंग और जो अपने संवेदी अंग होते हैं ये पूर्ण विकसित होते हैं। उदाहरण की बात करें जो अंत परजीवी परजीवी है, क्या एंडो पैरासाइट अंत परजीवी परजीवी है वो कैसे होते हैं? प्रोटोपोड होते हैं। जबकि लेडी बर्ड बीटर की लार्वा अवस्था, डग बीटर का गर्भ होता है, ये क्या होते हैं? ओलिगोपोड होते हैं। अगला डिफरेंट है अपना वो क्या है? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। कि एंडोक्राइन क्या है और एक्सोक्राइन क्या है उसके बारे में अपन वो बात करने वाले हैं। एंडोक्राइन सेक्रेटरी सिस्टम और एक्सोक्राइन सेक्रेटरी सिस्टम के बीच में अपन को डिफरेंट की बात है वो करनी है डियर स्टूडेंट्स। अपन करेंगे कि अंतःस्रावी
और बहिस्रावी अपने सेक्रेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। अंतःस्रावी तंत्र की मैं बात करूं तो ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, जबकि बहिस्रावी होती है इसमें स्त्राव को ले जाने के लिए नलिकाएं पाई जाती है, डक्ट्स पाई जाती है। उसके अलावा मैं बात करूं तो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ये मुख्यतः हार्मोन को स्त्रावित करता है। किसको स्त्रावित करता है? हार्मोन को स्त्रावित करता है। जबकि एक्सोक्राइन सिस्टम होता है, ये एंजाइम, वैक्स, रेशम, फेरोमोन को है वो स्त्रावित करता है। ये अपन को ध्यान रखना है। एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ये अपने स्त्राव को सीधो हिमोलिप या रक्त में है वो मिलाता है और जो आंतरिक प्रक्रिया है जैसे मोल्टिंग वगैरह को नियंत्रित करता है। जबकि एक्सोक्राइन जो सिस्टम होता है ये अपने स्त्राव को शरीर की सतह पर या बाहर छोड़ता है। अगला अंतर है लार्वा और प्यूपा। लार्वा और प्यूपा, लार्वा होती है वो कीटों की क्या होती है, ये अविकसित अवस्था होती है। लार्वा अत्यधिक सक्रिय पोषण ग्रहण करने वाली होती है, जबकि प्यूपा अवस्था होती है ये निष्क्रिय होती है, सुषुप्त अवस्था होती है और इसमें पोषण की आवश्यकता नहीं होती है। नॉन फीडिंग और विश्राम अवस्था होती है प्यूपा। लार्वा क्या होती है? फीडिंग अवस्था स्टेज होती है। इसमें लार्वा के अंदर की कीट को है वो सबसे ज्यादा भोजन की आवश्यकता रहती है। प्यूपा होती है ये विश्राम अवस्था होती है, सुषुप्त अवस्था होती है, नॉन फीडिंग स्टेज है, इसमें इसको भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, निष्क्रिय होती है। लार्वा भोजन खाकर ऊर्जा और आकार में वृद्धि करता है। प्यूपा होते हैं ये आंतरिक अंगों का क्या करते हैं? पुनर्गठन करते हैं, यानी कि टिश्यू का मेटामॉर्फोसिस करके वयस्क है वो बनाते हैं। लार्वा स्वतंत्र रूप से चल फिर सकते हैं। और प्यूपा होती है ये मैंने बताया कि निष्क्रिय अवस्था होती है, यानी कि ये क्या होती है? इमोबाइल होती है, अचल अवस्था होती है। ये अपने डिफरेंट हो गया। ये दोनों अवस्थाएं होती है जिनके अंदर पूर्ण कायांतरण होता है। कौन सा कायांतरण होता है? पूर्ण कायांतरण होता है। अगला है अपना एपोडीम और एपोफाइलिस। अगला डिफरेंट क्या है? एपोडीम और एपोफाइलिस, इसके बीच में अपन को अंतर बताना है। ये दोनों ही कीट के बाह्य कंकाल के क्या होते हैं? अंत पर्वत है और मांसपेशियों से जोड़ने के लिए स्थान प्रदान करते हैं। एपोडिम होते हैं एक प्लेट जैसा कटोरी नुमा होता है, वो क्या होता है? अंतर्वलन होता है। जबकि एपोफाइडिस होता है ये एक अंगुली या कांटेदार पर्वत होता है। एपोडिम कार्य क्या करते हैं कि बड़े मांसपेशी समूह को व्यापक धरातल पर प्रदान करता है, जबकि एपोफाइलिस होता है विशिष्ट मांसपेशी और आंतरिक ढांचों को सहारा देता है। अगला अपना डिफरेंट है वो है प्रोगनेथेनस और हाइपोगनेथस। ये अपने मुख्य के प्रकार आ गए, प्रोगनेथस और हाइपोगनेथस के बीच में अपन को बताना है कि इनके मुखांग, प्रोगनेथस के मुखांग होते हैं वो आगे की ओर हॉरिजॉन्टली निर्देशित होते हैं और हाइपोगनेथस के मुखांग होते हैं वो पीछे की ओर स्थित होते हैं। ये होते हैं वो क्या होता है? सिर का मुख्य अक्ष शरीर के अनुदैर्ध्य अक्ष के समांतर होता है और इसमें हाइपोथेरस में क्या होता है? सिर का मुख्य अक्ष शरीर के अक्ष के साथ में क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये होते हैं वर्टिकल होते हैं। हाइपोथेरस मतलब अधोन्मुखी। क्या हो गया? अधोन्मुखी हो गया, इसको हिंदी में बोलते हैं अधोन्मुखी। और प्रोगनेथस को हिंदी में बोलते हैं अपन अग्रोन्मुखी। क्या बोलते हैं? अग्रोन्मुखी। इसमें कीटों का जो मुखांग होता है वो आगे की ओर ऐसे रहते हैं, जबकि अधोन्मुखी के अंदर हाइपोथेनस के अंदर के मुखांग होते हैं वो इस प्रकार से है वो ऐसे रहते हैं। मतलब सिर वक्ष और सिर के साथ में 90 डिग्री का कोण बनता है और यहाँ पर कोण बनेगा ये 180 डिग्री का सीधा सरल कोण बनता है। फिर मैं बता दूं कि शिकारी कीटों या लकड़ी में छेद करने वाले कीटों में पाए जाते हैं। शिकारी कीट या जो लकड़ी के अंदर छेद करने वाले कीट होते हैं उनके अंदर अग्रोन्मुखी मुख पाए जाते हैं, जबकि शाकाहारी या पत्तियां चबाने वाले कीटों में वो हाइपोथेनस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। जैसे ग्राउंड बीटल हो गया, दीमक जो वर्कर है, दीमक के वर्कर प्रजातियां हैं उनके अंदर है वो अपने प्रोगनेथस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। जैसे ग्रास होपर, कॉकरोच के अंदर कौन से मुखांग पाए जाते हैं? हाइपोगनेथस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। अगला अपना अब है वो डिफरेंट हो गए। अब अपन बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। कीट कीट सिर का वर्गीकरण बताना। किसका वर्गीकरण बताना? क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट हेड। कीटों का सिर होता है, उन सिर का अपन को वर्गीकरण बताना है। कीटों के शरीर को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। फर्स्ट भाग होता है वो अपना हेड होता है। क्या होता है? हेड होता है। सेकंड भाग होता है वो क्या होता है? थोरेक्स होता है। थोरेक्स बोले तो
इसको अपन बोलते हैं वक्स। क्या बोलते हैं? वक्स। और थर्ड भाग होता है वो अपने एब्डोमेन होता है। क्या होता है? एब्डोमेन। एब्डोमेन यानी कि उदर होता है। क्या होता है? उदर होता है। ये अपन को ध्यान रखना है। इनमें सिर एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है। कीटों का सिर होता है, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि इसमें प्रमुख ज्ञान इंद्रिय जैसे नेत्र, एंटीना, मुखांग और मस्तिष्क स्थित होते हैं। सिर की संरचना, संधियों तथा मुख की दिशा के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। कीटों का सिर होता है वो कठोर संरचनात्मक होता है जिसको अपन कैप्सूल कहते हैं। कीटों का सिर कठोर संरचना का होता है। कैसी संरचना का होता है? कठोर संरचना का होता है, जिससे अपन है वो कैप्सूल कहते हैं। ये 6 भ्रूणीय खंडों से मिलकर बना होता है। जो कीट होते हैं, कीट की भ्रूण अवस्था में अगर मैं बात करूं कीटों की, किसकी बात करूं डियर्स? अगर अपन कीटों की बात करें तो कीट की भ्रूण अवस्था होती है। भ्रूण अवस्था होती है तो इस भ्रूण अवस्था के अंदर 6 खंड पाए जाते हैं। जो सिर होता है उसके अंदर कितने खंड पाए जाते हैं? कीट के सिर में 6 खंड पाए जाते हैं, जबकि वयस्क अवस्था में वो सारे खंड है वो मिल जाते हैं। इस पर एक जोड़ी है कंपाउंड आई या संयुक्त नेत्र पाई जाती है, एक जोड़ी एंटीना पाई जाती है और मुखांग उपस्थित होते हैं। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग सिर होता है। सिर होता है वो क्या होता है? सीपीयू की तरह कार्य करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह कार्य करता है। अब अपन की बात करते हैं सिर के वर्गीकरण। तो सिर का है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का सिर का वर्गीकरण है। कितने प्रकार का सिर होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होता है? एक होता है हाइपोग्नेथस सिर। अभी अपन ने बात किया था कि हाइपोग्नेथस सिर होता है वो ग्रास हॉपर के अंदर पाया जाता है। अगला है प्रोग्नेथस सिर। प्रोग्नेथस सिर की अपन ने अभी बात की थी कि जो दीमक वर्कर होते हैं उनके अंदर है वो पाया जाता है। और तीसरा अपने सिर होता है वो कौन सा होता है? तीसरा अपने होता है ओपिस्टोग्नेथस सिर। कौन सा सिर? ओपिस्टोग्नेथस सिर। ये 3 प्रकार के है सिर का है वो रूपांतरण होता है। पहला अपन पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? हाइपोग्नेथस सिर की बात करते हैं तो इस प्रकार के सिर में मुखांग नीचे की ओर स्थित होते हैं। मुखांग कैसे होते हैं? नीचे की ओर स्थित होते हैं, नीचे लटकते हुए इस तरह होते हैं। भोजन की ओर नीचे की दिशा में होते हैं, जैसे ग्रास ओपर हो गया, लोकस हो गया, इनके अंदर पाई जाती है। यह सिर आमतौर पर उन कीटों में पाया जाता है जो सतह पर बैठकर है वो नीचे खाना खाते हैं, उनके अंदर पाया जाता है। अगला है प्रोग्नेथस सिर। प्रोग्नेथस सिर में मुखांग होते हैं वो आगे की ओर बढ़े रहते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं मुखांग और वक्ष के बीच में कोण की, मुखांग और वक्ष के बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। और प्रोग्नेथस पर मुखांग और वक्ष के बीच में कोण बनेगा वो कैसा बनेगा? 180 डिग्री सरल कोण है वो बनेगा। कौन सा कोण बनेगा? सरल कोण बनेगा। शरीर के अग्र दिशा में वो मुख स्थित होते हैं। ये बीटल्स और टाइगर बीटल्स के अंदर पाए जाते हैं। ये सिर है वो संरचना उन कीटों में पाई जाती है जो शिकार करते हैं या फिर अपने भोजन को पकड़ने के लिए मुख आगे की ओर प्रयोग करते हैं। जैसे अपन ने बात करें दीमक, दीमक की जो वर्कर प्रजाति होती है, कौन सी प्रजाति होती है? वर्कर प्रजाति होती है। जो श्रमिक होते हैं उनके अंदर है वो प्रोग्नेथस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। अगला अपना आता है ओपिस्टोग्नेथस। इस प्रकार के सिरों में मुखांग पीछे की ओर झुके रहते हैं तो ये न्यून कोण बनाते हैं। कैसा कोण बनाते हैं? न्यून कोण बनाते हैं, यानी कि जो अपना वक्ष भाग और इनका मुखांग है इनके बीच का कोण न्यून कोण बनेगा। शरीर के पीछे की ओर मुखांग स्थित होते हैं, जैसे एफिड्स के अंदर पाई जाती है, थ्रिप्स और मच्छर में पाए जाते हैं। इस शरीर की बनावट में मुखांग पीछे की ओर झुकते हैं, जिससे ये कीट पौधों से रस चूसने में सक्षम होते हैं। जो एफिड होते हैं, एफिड वगैरह क्या करते हैं? रस चूसने का कार्य करता है। और जो रस चूसने वाले कीट होते हैं उनके अंदर है वो मुखांग कैसा पाएगा? ओपिस्टोथेनेगस प्रकार का मुखांग पाए जाएंगे। जो शिकारी कीट है उनके अंदर प्रोग्नेथस प्रकार का है वो मुखांग पाया जाएगा। और उसके अलावा जो सतह पर बैठकर काटने वाले कीट होते हैं उनके अंदर हाइपोग्नेथस प्रकार के सिर पाए जाते हैं। तो ये हो गया अपने 3 प्रकार के सिरों का वर्गीकरण। अब अपन बात करते हैं सिर के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। सिर के अंगों की मैं बात करूं तो एक अपने कंपाउंड आई पाई जाती है, संयुक्त आई नेत्र पाई जाती है। कंपाउंड आई ये दृष्टि हेतु देखने में कार्य करती है। एक अपने सरल नेत्र होते हैं जिसको अपन ओसिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओसिली बोलते हैं। ये प्रकाश की तीव्रता का अनुभव करती है। फिर अपने एक एंटीना होती है। एंटीना क्या करती है? स्पर्श का, गंध का, तापमान का अनुभव कराती है, सेंसर ऑर्गन है। और मुखांग होते हैं, ये भोजन ग्रहण करते हैं। तो सिर के अंगों में एक तो कंपाउंड आई पाई जाती है जो देखने में काम आती है, दूसरी ओसिलाई पाई जाती है जिसको अपन सरल नेत्र बोलते हैं, ये प्रकाश की तीव्रता का पता लगाने में सहायक है। तीसरे अपने एंटीना है,
और चौथे अपने मुखांगे। कीटों के सिर का वर्गीकरण उनके भोजन करने के तरीके, वातावरण और जीवन शैली के अनुसार विकसित हुआ है। और यह वर्गीकरण कीटों की पहचान, व्यवहार तथा कार्य प्रणाली को समझने में अत्यंत उपयोगी होता है। तो ये हो गया अपने कीटों का सिर। अब अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंसेक्ट इकोलॉजी क्या है और इंसेक्ट इकोलॉजी को प्रभावित करने वाले बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर्स, ध्यान रखना कि इंसेक्ट इकोलॉजी, यहाँ से आपको जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं आज ही आपको बता देता हूँ, IMP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करते हैं अपन इकोलॉजी की कि इकोलॉजी क्या होती है। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। इकोलॉजी की बात करें अपन कि इकोलॉजी क्या होती है, इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा, कौन सी, जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों तथा जीव जिस पर्यावरण के अंदर पाया जाता है, जीव जिस पर्यावरण के अंदर पाया जाता है, जीव वो पर्यावरण के बीच से संबंधों का क्या करती है, बीच संबंधों का अध्ययन करती है। क्या करती है, बीच के संबंधों का अध्ययन। जीव विज्ञान की वह शाखा जिस शाखा के अंदर अपन जीवों तथा जीव जिस पर्यावरण में पाए जाते हैं उन पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन अपन जिस ब्रांच में करते हैं, जिस शाखा में करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं या फिर पारिस्थितिकी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। उसके अलावा मैं बात करूं तो हम इसका अध्ययन को केवल इसको पारिस्थितिकी बोलते हैं, और जब अपन पारिस्थितिकी का अध्ययन केवल कीटों पर केंद्रित करते हैं तो इसको अपन इंसेक्ट इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसेक्ट इकोलॉजी। कीट पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे सफल और विविधतापूर्ण जीवों में से एक है। कीट पारिस्थितिकी का अध्ययन अपन कृषि कार्यों में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, फॉरेस्ट्री में और मेडिकल एंटोमोलॉजी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कीट इंसेक्ट इकोलॉजी क्या होता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों तथा जिस वातावरण के अंदर रहते हैं, जिस पर्यावरण के अंदर रहते हैं, कीटों और उनका पर्यावरण के बीच के संबंधों का अपन अध्ययन करते हैं, बीच की इंटरेक्शंस का अध्ययन करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, इंसेक्ट इकोलॉजी कहते हैं। एक बार आप दोबारा वो डेफिनेशन देख लो इकोलॉजी की, आप, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी डेफिनेशन। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों का अपने जैविक और अजैविक पर्यावरण के साथ में अंतर संबंधों और उनकी प्रचुरता, वितरण और समुदाय संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, इंसेक्ट इकोलॉजी कहलाती है। इंसेक्ट इकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों का जो अपने जैविक और अजैविक पर्यावरण के साथ में इंटर रिलेशन को बताती है, उनकी प्रचुरता और उनके वितरण और समुदाय संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है जिस ब्रांच में, उसको अपन इंसेक्ट इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसमें जैविक और अजैविक अपन को दो प्रकार का वो ध्यान रखना है, जैविक फैक्टर्स और अजैविक फैक्टर्स। तो अपन ने जैविक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स अपन पढ़ेंगे, और अजैविक फैक्टर्स आपको है वो एक बार आप देख लेना कि आगे अपने लेवल्स ऑफ इंसेक्ट इकोलॉजी, मतलब कीट पारिस्थितिकी के क्या क्या स्तर है उनकी बात करें तो व्यक्तिगत स्तर, इंडिविजुअल लेवल, किसी एक कीट प्रजाति और उसके पर्यावरण के बीच में बीच के संबंध का अध्ययन करना क्या कहलाता है, इंडिविजुअल लेवल कहलाता है। क्या कहलाता है, इंडिविजुअल लेवल या ओटोलॉजी, ओटेकोलॉजी कहलाता है, एटोकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगला है समष्टि स्तर। समष्टि स्तर का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन इकोलॉजी। एक ही प्रजाति के कीटों के समूह की संख्यात्मक वृद्धि, मृत्यु दर और घनत्व का अध्ययन करना क्या कहलाता है, समष्टि स्तर कहलाता है। समुदाय स्तर, कम्युनिटी इकोलॉजी, एक ही क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न कीट प्रजातियों का, इसमें तो क्या करते हैं, एक्टोकोलॉजी या फिर इंडिविजुअल लेवल में क्या करते हैं, किसी एक कीट की प्रजाति और एक कीट की प्रजाति का उसका पर्यावरण के साथ में क्या संबंध है वो अध्ययन करते हैं। जबकि समष्टि स्तर में, पॉपुलेशन इकोलॉजी में क्या करते हैं कि एक ही प्रजाति के कीटों के समूह की संख्यात्मक वृद्धि, कीटों के उनकी मृत्यु दर और उनकी घनत्व का अध्ययन करते हैं अपन। समुदाय में, कम्युनिटी इकोलॉजी में क्या करते हैं कि एक क्षेत्र के अंदर जो भी कीटों की प्रजातियां पाई जाती हैं उन कीटों की विभिन्न प्रजातियों का अन्य जीवों के साथ में क्या संबंध है उनका अपन अध्ययन करते हैं। अगला है इकोसिस्टम इकोलॉजी। इकोसिस्टम इकोलॉजी के बाद में अगला कीटों के पोषक चक्र, न्यूट्रिएंट साइकिल, एनर्जी फ्लो की भूमिका का अध्ययन करते हैं अपन इकोसिस्टम इकोलॉजी के अंदर।
अब अपन बात करेंगे बायोटिक फैक्टर्स, जो अपन को है पर्यावरण के बायोटिक कौन कौन से फैक्टर हैं इंसेक्ट इकोलॉजी को प्रभावित करते हैं। वो कीटों के पर्यावरण को दो मुख्य भागों में बांटा गया, अजैविक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। अजैविक फैक्टर में तापमान है, आर्द्रता, प्रकाश है, इनको भी आप है वो एक बार देख लेना। और बायोटिक फैक्टर्स में जैविक कारक वे सभी सजीव घटक होते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कीटों के जीवन, कीटों की वृद्धि, कीटों की प्रजनन और उत्तरजीविता को प्रभावित करते हैं। कि वे सभी जीवित घटक जो सजीव घटक है, लिविंग कंपोनेंट्स है, और कीटों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी जीवन की वृद्धि को, प्रजनन को प्रभावित करते हैं। जैविक कारकों को मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में वो बांटा गया है। पहला है वो अपने क्या है, फूड एंड प्लांट फैक्टर्स, भोजन और पादप कारक। अधिकांश कीट शाकाहारी होते हैं। कैसे होते हैं? अधिकांश कीट होते हैं वो हर्बेसियस होते हैं, शाकाहारी होते हैं, और ये कीटों के लिए भोजन और आवास दोनों प्रदान करते हैं। पौधे होते हैं वो कीटों को भोजन और आवास दोनों प्रदान करते हैं। पोषण संबंधी गुणवत्ता, अगर मैं पोषण संबंधी गुणवत्ता की बात करूं, न्यूट्रिशनल क्वालिटी की बात करूं, तो पौधों में नाइट्रोजन, प्रोटीन और शर्करा की मात्रा कीटों के विकास दर और जनन क्षमता को है वो निर्धारित करती है। अगला है द्वितीयक पादप रसायन, सेकेंडरी प्लांट मेटाबॉलिक। पौधे कीटों से बचाव के लिए रसायन उत्पन्न करते हैं, जैसे एट्रेक्सटेस। ये क्या करते हैं? ये कीटों को आकर्षित करने वाले रसायन होते हैं, जैसे फूलों की सुगंध वगैरह। रिपेलेट्स, ये कीटों को दूर भगाने वाले रसायन होते हैं। रिपेलेट्स क्या होते हैं? कीटों को दूर भगाने वाले रसायन होते हैं। ये ऐसे रसायन होते हैं जो पौधों से स्त्रावित होते हैं और उनको है वो मतलब जैसे एक्टेट्स रसायन होते हैं, ये कीटों को आकर्षित करने वाले रसायन होते हैं। रिपेलेट्स होते हैं, ये कीटों को दूर भगाने वाले रसायन होते हैं। एंटीफिडेट्स होते हैं, ये कीटों को भोजन करने से रोकने वाले होते हैं, जैसे नीम के अंदर एजाडिरेक्टिन पाया जाता है। एजाडिरेक्टिन नीम के अंदर क्या पाया जाता है? एजाडिरेक्टिन। तो ये क्या होता है? नीम के अंदर जो एजाडिरेक्टिन पाया जाता है ये कैसा होता है? एंटीफिडेट्स होते हैं। ठीक है डियर्स। अगले होते हैं टॉक्सिन्स होते हैं। कैसे होते हैं? टॉक्सिन्स होते हैं, ये कीटों में क्या करते हैं? टॉक्सिन्स की मैं बात करूं तो कीटों के लिए विषैले तत्व होते हैं, जैसे निकोटीन हो गया, पायरेथ्रम हो गया। अगला है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तो पौधों पर मौजूद रोम, जैसे ट्राइकोम्स हो गए, मोम की परत हो गई, और कठोर ऊतक होते हैं, ये कीटों के भोजन ग्रहण करने में क्या करते हैं? बाधा डालते हैं। अगला है नेचुरल एनिमीज, प्राकृतिक शत्रु। कीटों की आबादी को नियंत्रित करने में अनेक प्राकृतिक शत्रु है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनको तीन भागों में बांटा गया है। कीटों के जो प्राकृतिक शत्रु है, कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है? एक तो होते हैं प्रेडेटर्स यानी कि शिकारी हो गए। दूसरे होते हैं परजीवी जिनको पैरासाइटोइड्स कहते हैं, और फिर तीसरे होते हैं वो रोगाणु होते हैं। पहले अपन बात करते हैं पेरिडेटर्स की, शिकारी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पेरिडेटर्स या शिकारी की बात करते हैं। वे जीव जो कीटों को पकड़कर तुरंत मार देते हैं। क्या करते हैं? कीटों को पकड़ते हैं, पकड़ के तुरंत ही उनको बेचारों को मार डालते हैं। उनको क्या बोलते हैं? शिकारी बोलते हैं, बचीड़ा बोला देते हैं। जैसे लेडी बर्ड बीटल हो गया, ये एफिड्स को खाती है। लेडी बर्ड बीटल किसको खाती है? एफिड्स को खाती है। ड्रैगन फ्लाई मच्छर और छोटे कीटों को खाती है। ड्रैगन फ्लाई होती है मच्छर तथा छोटे कीटों का क्या कर देती है? शिकार कर देती है, उनका भक्षण कर देती है, बचीड़ बोला देती है। अगला है प्रेगमेटिस। प्रेगमेटिस हानिकारक कीटों को पकड़कर खा जाती है। प्रेंगमेटिस होता है, प्रेंगमेटिस। अगला है गैर कीट शिकारी, जैसे पक्षी कीटों को खा जाते हैं। सिपकली, मेंढक और मकड़िया वगैरह कीटों को, मकड़िया नहीं है, मकड़िया है। क्या है? मकड़िया। मकड़िया वगैरह कीटों को क्या कर लेती है? खा लेती है। अगला है अपना परजीविया, पैरासाइटोइड्स। परजीविया क्या होते हैं उनकी मैं अगर बात करूं, पैरासाइटोइड्स की बात करें तो ऐसे कीट होते हैं जिनके वयस्क स्वतंत्र रूप में रहते हैं। क्या रहते हैं? परजीवी के जो वयस्क होते हैं वो स्वतंत्र रूप में रहते हैं, लेकिन वे अपने अंडे अन्य कीटों के शरीर के अंदर या ऊपर देते हैं। जैसे लार्वा ओट्स शरीर को धीरे धीरे खाकर उसे वो अंत में मार देते हैं। ट्राइकोडर्मा होता है वो अंत परजीव्याप होता है। क्या होता है? अंत परजीव्याप हो गया। उसके अलावा ब्रेकोनिड हो गया, तथैया हो गया ये। फिर अगला अपना आता है पैथोजेंस या रोगाणु।
रोगाणु कीटों में बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होते हैं? कीटों के अंदर बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में बात करो बैसिलस थोरिएंसिस जीवाणु। बैसिलस थोरिएंसिस जीवाणु क्या करते हैं? कीटों की आंत को नष्ट कर देते हैं। कीटों का जो आहार नाल होती है, कीटों की आहार नाल को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। बीटी जीवाणु क्या करता है? कीटों की आहार नाल को नष्ट कर देता है। अगला है फंजाई। फंजाई में क्या हो गया? ब्यूवेरिया बेसिनाई या मेटाराइजियम जी, ये कवक होते हैं। ये कीटों के क्यूटिकल को भेद कर उसको शरीर में फैल जाते हैं। वायरस, वायरस की मैं बात करूं, एनपीवी वायरस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? न्यूक्लियोपोरिडी वायरस की बात करें, एनपीवी वायरस की बात करें तो ये कैटरपिलर में क्या करती है? घातक रोग उत्पन्न करती है। अब अपन बात करते हैं इंटर स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस की बात करते हैं। अंत प्रजातीय और अंत प्रजातीय पर अंत क्रियाएं कौन कौन सी होती है? तो इसमें पहली आती है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा में दोनों प्रजातियों को क्या होती है? हानि होती है। प्रतिस्पर्धा दो प्रकार की होती है, एक तो होती है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन और एक होती है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन में क्या होता है? मतलब अंत प्रजातीय प्रतिस्पर्धा। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जब एक ही प्रजाति के कीटों के बीच भोजन, साथी या स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। एक ही प्रजाति के दो कीट है, एक ही प्रजाति के दो कीटों के बीच में भोजन के लिए या फिर उनके है वो प्रजनन के लिए या स्थान के लिए क्या होती है? कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है। तो इससे कीटों का आकार छोटा हो जाता है और मृत्यु दर बढ़ जाती है। अगला है इंटर स्पेसिफिक अंतर प्रजातीय। दो अलग अलग प्रजातियों के कीटों के बीच जो सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। फिर अपन बात करते हैं सिम्बायोसिस या मेटालिज्म। सिम्बायोसिस या मेटालिज्म की मैं बात करूं तो इसमें दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। सहकारिता, जैसे चींटियां और एफिड्स। एफिड्स शर्करा युक्त दरों को स्त्रावित करते हैं जिसे चींटियां खाती है। बदले में चींटियां एफिड्स को शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करती है। इनमें दोनों को फायदा होता है। चींटी और एफिड्स के अगर मैं अपन अंतर संबंध की बात करें तो दोनों को फायदा है। कैसे? क्या करेंगे? एफिड्स क्या करेंगे कि शर्करा युक्त दरों का स्त्रावित करता है, तो और फिर उन स्त्राव को क्या करती है? चींटियां खाती है, जिससे चींटियों को लाभ हो जाता है। एक फायदा ये हो गया। फिर एफिड्स की है वो अन्य जो शिकारी है उनसे चींटियां रक्षा करती है। दीमक और प्रोटोजोआ। दीमक और प्रोटोजोआ की मैं बात करूं तो दीमक के पाचन तंत्र में ट्राइकोनिम्फा नामक प्रोटोजोआ पाया जाता है। कौन सा प्रोटोजोआ पाया जाता है? ट्राइकोनिम्फा। दीमक होता है, दीमक की आहार नाल के अंदर ट्राइकोनिम्फा प्रोटोजोआ पाया जाता है। ट्राइकोनिम्फा ये क्या करता है? ये अपने प्रोटोजोआ होता है वो सेलुलोज का पाचन करता है, लकड़ी को है पचाने में सहायता करता है। और दीमक के बिना प्रोटोजोआ और प्रोटोजोआ के बिना दीमक है वो जीवित नहीं रह सकते। ये अपन को ध्यान रखना है। अगर दीमक को जिंदा रखना है तो उसके आहार नाल के अंदर ट्राइकोनिम्फा प्रोटोजोआ होना चाहिए, और अगर ट्राइकोनिम्फा प्रोटोजोआ का जिंदा रहना है तो उसको दीमक चाहिए। दोनों वो हो गए कि दीमक के बिना प्रोटोजोआ जिंदा नहीं रह सकता और प्रोटोजोआ के बिना दीमक जिंदा नहीं रह सकता। अब अपन बात करते हैं विभिन्न प्रकार की, उनका में कौन सी प्रजाति को लाभ होता है, कौन सी को हानि होती है और क्या उदाहरण है उनकी बात करते हैं। जैसे परभक्षण, पेरेडिशन में एक को लाभ होगा और एक में हानि होगी। परभक्षण में क्या होता है? एक को लाभ होता है और एक को हानि होती है। जिसको लाभ होता है वो क्या कर देता है? प्रजाति जो हानि होती है प्रजाति उसको खा लेता है, भक्षण कर लेता है। जैसे लेडी बर्ड बीटल और एफिड। लेडी बर्ड बीटल है वो एफिड का क्या कर लेती है? भक्षण कर देती है, उसका शिकार करके उसको नष्ट कर देती है। परजीविता, पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म को एक में लाभ होता है, एक को प्रजाति को हानि होती है। ठीक है, जैसे ट्राइकोग्रामा और कीट के जो अंडे होते हैं इसमें ट्राइकोग्रामा को लाभ होता है और कीट के अंडे नष्ट हो जाते हैं। अगला है म्यूटेलिज्म। म्यूटेलिज्म में दोनों को लाभ होता है। क्या होता है? दोनों को लाभ होता है, जैसे दीमक और ट्राइकोनिम्फा की अपन ने अभी बात की। फिर है सहभोजिता। सहभोजिता में दोनों, एक को लाभ होता है और एक को क्या होती है? न लाभ होता है न हानि होती है। ये अप्रभावित रहता है। जैसे चींटियों के घोंसले में रहने वाले बीटल, चींटियों के घोंसले में जो बीटल रहते हैं वो क्या कर देते हैं? उनमें है वो फिर है कंपटीशन। कंपटीशन में प्रतिस्पर्धा में दोनों को हार है वो क्या होता है? नुकसान ही होता है। ये हो गया अपने
इंसेक्ट इकोलॉजी, और इंसेक्ट इकोलॉजी में जो बायोटिक फैक्टर्स है उनका इंसेक्ट इकोलॉजी के ऊपर क्या प्रभाव है उसके बारे में अपन ने बात कर ली। उसके अलावा आप एक बार एबायोटिक फैक्टर्स है उनको भी देख लेना, क्वेश्चन आ सकता है। फिर है अपना अगला है मानव प्रभाव की, मानव का क्या प्रभाव पड़ता है इंसेक्ट इकोलॉजी पर। मनुष्य कीट पारिस्थितिकी को बदलने वाला एक अत्यंत प्रभावशाली जैविक कारक है। ये कीटनाशकों का प्रयोग करता है, पेस्टिसाइड का प्रयोग करता है, जिससे कीट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मित्र कीट, विभिन्न प्रकार के मधुमक्खियां नष्ट हो जाती है। कीटों में प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टेंस है विकसित हो जाती है। मोनोकल्चर, एक ही फसल को बड़े पैमाने पर उगाने से कुछ कीट जैसे धान का तना छेदक हो गया, इनकी आबादी में अचानक है वो संख्या में अचानक वृद्धि हो जाती है। आवास विखंडन यानी कि हैबिटेट का इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। वनों की कटाई से वनों के जो प्राकृतिक आवास होते हैं वो कीटों के नष्ट हो जाते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है वो मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट। कीटों के अंदर क्या बताना अपन को, रूपांतरण बताना है, मेटामॉर्फोसिस बताना है। तो मेटामॉर्फोसिस मैंने बताया था कि कीट क्या होती है, कीटों के जीवन चक्र की एक अवस्था होती है। कीटों के अपने जीवन चक्र में एक अवस्था से दूसरे अवस्था में क्या परिवर्तित होना मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। ये एक जैविक प्रक्रिया है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलते हैं। अंडे से लेकर पूर्ण विकसित बनने की परिवर्तनशील प्रक्रिया कीटों की वृद्धि, विकास और रूप में अत्यधिक बदलाव करती है। कीटों में मुख्य रूप से 4 प्रकार के रूप मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। एक होता है एमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस, यानी कि एमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस की बात करूं तो इसमें कोई विशेष प्रकार का मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। अंडे से निकलने वाला निप होता है वो वैक्स की तरह ही दिखाई देता है, केवल आकार में छोटा होता है। मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो इसमें विशेष कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, और अंडे से निकलने वाला निप होता है वो वैक्स की तरह दिखाई देता है और आकार में क्या होता है, छोटा होता है। विकास के दौरान आकार धीरे धीरे बढ़ता है, संरचना में कोई बदलाव नहीं होता है, जैसे सिल्वर फिश हो गई, स्प्रिंग टेल्स हो गए। अगला है हेमी मेटाबोलस कायांतरण। हेमी मेटाबोलस कायांतरण को बोलते हैं अपन अपूर्ण कायांतरण। क्या बोलते हैं, अपूर्ण कायांतरण। अपूर्ण कायांतरण या इनको बोलते हैं अपन इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, इसमें जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं होती है, अंडा, निप और वयस्क। ये अपन ने पहले अच्छी तरीके से पढ़ ली है। निम्फ होता है ये जमीन पर होता है, कहां पर होता है, यहाँ तो पानी में होगा, यहाँ जमीन पर होगा। वैक्स से मिलता जुलता होता है, लेकिन निम्फ के क्या नहीं होते, पंख होते हैं। वो निम्फ के अंदर क्या होते हैं, पंख होते हैं, वो निम्फ में क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। हर मोल्टिंग के साथ में इनका आकार बढ़ता जाता है, जैसे टिड्डा, ग्रास ओपर में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। टर्माइट जो अपने दीमक होती है, दीमक के अंदर है, लोकस जूह के अंदर है, वो पाई जाती है। अगला है अपना होलोमेटाबोलस है। होलोमेटाबोलस को अपन बोलते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। यह जटिल प्रकार का कायांतरण होता है। इसमें जीवन चक्र की 4 अवस्थाएं होती है। कितने होती है, 4 अवस्थाएं होती है, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। लार्वा पूर्णतः वयस्क से भिन्न होता है। लार्वा होता है ये, लार्वा अवस्था वयस्क से क्या होती है, भिन्न होती है। प्यूपा अवस्था में पुनर्गठन होता है और वयस्क का निर्माण होता है, जैसे बटरफ्लाई हो गई, हाउस फ्लाई हो गई, मधुमक्खी हो गई, इनके अंदर है वो पूर्ण कायांतरण होता है। अगला है अपना मिश्रित कायांतरण। कौन सा कायांतरण, मिश्रित कायांतरण, या फिर इसको अपन बोलते हैं हेटेरोमेटाबोलस कायांतरण। क्या बोलते हैं, हेटेरोमेटाबोलस कायांतरण या मिश्रित कायांतरण। इस प्रकार के जीवन चक्र में 2 अवस्थाएं होती है, अंडा, निप और वयस्क। परंतु निप जल में रहता है। निप कहाँ रहता है, जल के अंदर रहता है, जिसको अपन नाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट बोलते हैं। और वयस्क होते हैं वो स्थल पर रहते हैं। इन दोनों अवस्थाओं में रहन सहन और शारीरिक बनावट भिन्न होते हैं, जैसे ड्रैगन फ्लाइट हो गई, डेम सेल फ्लाई हो गई, इनके अंदर है वो अपने मिश्रित कायांतरण पाया जाता है। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का ऑफ मेटामॉर्फोसिस, यानी कि मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण का है वो अपने जैविक महत्व क्या है, उन जैविक महत्व की बात करेंगे। पहला है कि विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग इनका आहार है, जैसे लार्वा और वयस्क होते हैं वो अलग अलग भोजन प्राप्त करते हैं, जिससे आपसी कंपटीशन है वो कम होता है। विभिन्न चरणों में विभिन्न वातावरण में रहने की क्षमता होती है। संरचना और व्यवहार में विविधता से इनके अंदर है वो अनुकूलन बढ़ जाता है। विकास के दौरान अंगों का पुनर्गठन हो जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट।
पाचन क्या है, कीट के पाचन तंत्र को सचित्र समझाइए, पाचन तंत्र के बारे में अपन को बताना है। पाचन तंत्र की मैं बात करूं, पाचन वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जीव अपने द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को सरल, घुलनशील और अवशोषण योग्य रूप में परिवर्तित करता है। क्या होता है, पाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने द्वारा जो ग्रहण किया गया भोजन है उसको सरल, घुलनशील और अवशोषण योग्य रूप के अंदर परिवर्तित करता है और शरीर द्वारा उपयोग में लाया जा सके। यह प्रक्रिया एंजाइमों की सहायता से होती है। पाचन के अंतर्गत भोजन को यांत्रिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, जिसके द्वारा है वो शरीर जिनका है वो शरीर के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। अब अपन बात करते हैं पाचन तंत्र क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की मैं बात करूं तो भोजन को पचाने, अवशोषित करने और अपशिष्टों को बाहर निकालने का कार्य करती है। इसमें विभिन्न अंग और ग्रंथियां शामिल होती हैं जो भोजन को ग्रहण करती है, उसका रासायनिक विघटन करती है, उनको अवशोषण करती है और अपशिष्टों का उत्सर्जन होता है। कीटों का पाचन तंत्र सरल होता है लेकिन प्रभावी नली जैसा होता है, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, अपन आहार नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। यह मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक है वो समाप्त हो जाती है। इनके तीन भागों में बांटा गया, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। फोरगट की मैं बात करूं तो फोरगट में एक तो अपना मुख आता है, जो कीट होता है, भोजन होता है, वो मुख के द्वारा ग्रहण करता है। उसके बाद में अगला आता है अपने फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स की मैं बात करूं तो फेरिंग्स भोजन को आगे की ओर धकेलने का कार्य करती है। इसोफेगस आता है। इसोफेगस एक लंबी संकरी नली होती है जो भोजन को फोरगट से मिडगट की ओर ले जाती है। इसोफेगस क्या होती है, एक संकरी नली नुमा संरचना होती है, ये भोजन को फोरगट से मिडगट की ओर ले जाती है। क्रॉप होती है, भोजन का अस्थायी संग्रह करता है। क्रॉप के अंदर क्या होता है, भोजन का अस्थायी संग्रह होता है। फिर अपना आता है गिजार्ड। गिजार्ड होती है, ये भोजन को पीसने का कार्य करती है। गिजार्ड का क्या काम है, गिजार्ड का काम है वो भोजन को पीसने का कार्य करती है। और गिजार्ड के अंदर दांतेदार संरचना होती है। कैसे होती है, दांतेदार संरचना होती है, दांते नुमा संरचना गिजार्ड के अंदर पाई जाती है। अगला है अपना मिडगट। मिडगट वह भाग है जहां भोजन का मुख्य रूप से रासायनिक पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। मिडगट के अंदर क्या होता है, भोजन का रासायनिक पाचन होता है, केमिकल डाइजेस्टिव होता है और क्या होता है, उसका अवशोषण होता है, एब्जॉर्ब होता है। इसमें गैस्ट्रिक सिका नामक अंगुली नुमा ग्रंथियां होती है जो पाचक रसों का क्या करती है, स्त्रावित करती है। मिडगट के अंदर क्या पाया जाता है, तो मिडगट के अंदर अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है जिसको अपन गैस्ट्रिक सिका बोलते हैं। यहाँ कोई काइटिन का स्तर नहीं होता, यह कोई काइटिन का स्तर नहीं, चिटिन नहीं है, यह काइटिन है। काइटिन का कोई है वो स्तर नहीं होता है जिससे ये पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित कर लेता है। फिर आता है अपना हिंडगट। हिंडगट में अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित और उत्सर्जित किया जाता है। हिंडगट के मुख्य भाग होता है इलियम, कोलन और रेक्टम। रेक्टम से होता है मल बाहर निकाला जाता है। फिर अपन बात करते हैं मेलपिगियन नलिकाओं की। तो मेलपिगियन नलिका होती है, ये मध्यांतर और पश्चांतर की संधि सेंटर में होती है, यानी कि ये मिडगट और हिंडगट के बीच के जो संधि सेंटर होता है वहां पर मेलपिगियन नलिकाएं पाई जाती है और उत्सर्जन में सहायक होती है। कीट का पाचन तंत्र सरल होता है, आकार में छोटा होता है। इसके तीन खंड होते हैं, ये जो कर्मश भोजन का संग्रहण करते हैं। इसके अग्रांतर होता है जो अपन जिसको अपन क्या बोलते हैं, फोरगट भाग होता है। जो कीटों का फोरगट भाग होता है, फोरगट भाग क्या करता है, भोजन को संग्रहण करता है। मिडगट क्या करता है, भोजन का पाचन और अवशोषण करता है। और जो हिंडगट होता है, हिंडगट क्या करता है, भोजन का क्या करता है, अपशिष्ट और उसका निष्कासन करता है। एंजाइमों की भूमिका, विभिन्न पाचक एंजाइम होते हैं जैसे एमाइलेज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम भोजन के अवयवों को तोड़ते हैं। अब अपन देखते हैं इसका पाचन के तंत्र का चित्र की बात करते हैं अपन। तो ये इस प्रकार के वो कीटों का पाचन तंत्र पाया जाता है। इसमें आप देख लो, ये फोरगट भाग हो गया, ये कौन सा भाग हो गया, फोरगट हो गया। फोरगट के अंदर है वो माउथ पाए जाते हैं, माउथ, लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल्स, मैक्सिलरी सभी पाए जाते हैं। क्रॉप पाया जाता है इसके अंदर, जो भोजन का अस्थायी रूप से अब ये क्या करते हैं, अस्थायी रूप से भोजन का संग्रह करते हैं।
फिर ये अपना मिड गट आ गया, मिड गट और हेड गट, इनके बीच में क्या पाई जाती है, मेल पिगियन ट्यूबल पाई जाती है। मिड गट और हिंड गट के बीच में मेल पिगियन ट्यूबल्स पाई जाती है, जो क्या करती है, भोजन का उसको क्या करती है, उत्सर्जन में सहायक करती है। अगला है अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन क्या है, मादा कीट को जनन को सचित्र समझाइए। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, एक्सप्लेन द इंसेक्ट फीमेल रिप्रोडक्शन, मादा इंसेक्ट के रिप्रोडक्शन को अपन को समझाना है। जनन क्या है, जनन के बारे में अपन को समझाना है। कर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की बात करें कि जनन क्या होता है, तो ये एक मौलिक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से अपने समान है वो नए जीवों को उत्पन्न किया जाता है। दो प्रकार का होता है, एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमीबा और हाइड्रा में पाया जाता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है वो क्या होता है, इसमें वो युग्म कोशिकाएं जो गैमेट्स होती है, इनमें बीच में क्या होता है, संयोग होता है, और संयोग से नई संतान उत्पन्न होती है, निषेचन है वो इसे अंदर होता है। कीटों में है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कीटों के जनन तंत्र की बात करें तो इसमें मादा जनन तंत्र अलग होता है, नर जनन तंत्र अलग होता है। मादा जनन तंत्र में मादा कीट का जनन तंत्र मुख्यतः अंडाणु के निर्माण करने, उनकी परिपक्वता और अंडों को बाहर निष्कासन की प्रक्रिया में सहायक होता है। मादा जनन तंत्र के निम्नलिखित भाग होता है, एक तो होता है अपने अंडाशय, अंडाशय में दो कीट में है वो दो अंडाशय होते हैं जो खंड रहित होते हैं, जो खंडित होते हैं, सॉरी सेगमेंटेड होते हैं, और प्रत्येक अंडाशय में नई ओवरीज होती है, क्या होती है, ओवरीओल्स होते हैं। अगला है अंडवाहिनी, अंडवाहिनी ओविडक्ट की मैं बात करूं, ये ओविडक्ट की बात करें तो ओविडक्ट क्या होता है कि ओविडक्ट प्रत्येक अंडाशय से एक होती है वो अंडवाहिनी निकलती है, और दोनों गौण अंडवाहिनियां मिलकर है वो क्या बनाती है, मुख्य अंडवाहिनी बनाती है। फिर है अपना गोनोस्पोर या जनन छिद्र, मुख्य अंडवाहिनी जनन छिद्र के माध्यम से जनन छिद्र में खुलती है, यही से है वो अंडे बाहर निकलते हैं। अगला है अपनी वेजाइना, वेजाइना अंडों को बाहर निकालने का मार्ग होता है, यहीं पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। फिर है अपनी शुक्रधानी स्पर्मेथिका, स्पर्मेथिका के बारे में अपन ने बात की थी कि मादाओं के अंदर पाई जाती है जो शुक्राणुओं को संग्रहित करती है। जनन ग्रंथियां, एसेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो ये ग्रंथियां अंडों को ढकने वाली जिलेटिन्स पदार्थों का क्या करती है, खोल बनाती है, उनको है वो कैरोटीन बनाती है, जिससे अंडे वो सुरक्षित रहते हैं। मादा कीट जनन की विशेषताओं की बात करें तो उच्च उत्पादकता, यानी कि एक बार में मादा कीट होते हैं वो हजारों सैकड़ों अंडे उत्पन्न कर सकती है। शुक्राणु संरक्षण, ये शुक्राणु धानी के अंदर शुक्राणुओं को लंबे समय तक जीवित रख सकते हैं। विविधता पाई जाती है, विभिन्न कीटों में है वो अंडाशय की संख्या, ओवल्स की रचना में विविधता पाई जाती है। निषेचन, अधिकांश कीटों के अंदर है वो कीटों में वो आंतरिक निषेचन पाया जाता है। ये इस प्रकार का है वो कीटों का क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। अगला है कीट क्यूटिकल की संरचना बतानी है, किसकी बतानी है, कीट के अंदर क्यूटिकल होता है उसकी संरचना बतानी है। कीटों के शरीर की सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं अपन, क्यूटिकल बोलते हैं, जो स्केलेटन के नीचे सब बॉडी वेल का जो शरीर भित्ति का मुख्य भाग होती है, कठोर होती है, लचीली होती है, और आवरण कीट को शरीर कर कीट को संरक्षण, आकृति, गति और अन्य कार्यों में सहायता प्रदान करता है। क्यूटिकल कीटों के बाह्य कंकाल को बनाती है, एक्सोस्केलेटन का निर्माण करती है। क्यूटिकल की अगर मैं बात करूं तो कीटों के क्यूटिकल रासायनिक और शारीरिक रूप से तीन परतों में बंटा होता है, एपिक्यूटिकल, प्रोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। कितने भागों में बंटा होता है, तीन भागों में बंटा होता है, एपिक्यूटिकल, प्रोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल, तीन भागों के अंदर है वो बंटा होता है। एपिक्यूटिकल की मैं बात करूं, ये क्यूटिकल की सबसे बाहरी पतली परत होती है, मोम और लिपिड्स की बनी होती है, ये जल रोधी होती है और शरीर से पानी के नुकसान को रोकती है, इसमें कोई काइटिन नहीं होता है। फिर आता है प्रोक्यूटिकल, क्यूटिकल की मुख्य मोटी परत होती है, ये दो परतों में बनी होती है, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल। एक्सोक्यूटिकल कठोर और टेनिन युक्त परत होती है, एक्सोक्यूटिकल कठोर होती है, टेनिन युक्त होती है, इसमें काइटिन और प्रोटीन टाइट से जुड़ के रहे संरचना को कठोर बनाते हैं। कीटों की कठोरता और बाह्य सुरक्षा प्रदान के लिए जिम्मेदार होती है। एंडोक्यूटिकल मुलायम होती है, लचीली परत होती है, इसमें भी काइटिन पाया जाता है जो अत्यधिक लचीला होता है। तीसरी आती है क्यूटिकुलर कवरेज, सबसे बाहरी रासायनिक परत होती है जिसमें सेरेबल और लिपिड्स परतें होती है,
रंग प्रदान करती है, गंध तथा अन्य रासायनिक संकेतों को छोड़ने में सहायक होती है। क्यूटिकल की संरचना की बात करूं तो मुख्य घटक इसका काइटिन होता है। काइटिन होता है एक पॉलीसेकेराइड होता है जो शक्ति और लचीला प्रदान करता है। प्रोटीन, स्क्लेरोटिन प्रोटीन, रिसिलिन प्रोटीन होते हैं। लिपिड्स और वैक्स है इसके अंदर पाए जाते हैं जो जल प्रतिरोधी होते हैं। पिगमेंट्स, रंग और सला वर्ण को लिए उत्तरदायी होते हैं। फिर है अपने क्यूटिकल के कार्य। क्यूटिकल के कार्य क्या है? एक तो है वो कीटों को प्रोटेक्शन प्रदान करती है, कीटों को प्रोटेक्शन प्रदान करती है, कीटों को है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट करती है, संरचनात्मक आधार प्रदान करती है, गति के लिए सुविधा प्रदान करती है, कीटों के सेंसरी ऑर्गन्स को है वो सपोर्ट करती है। फिर अपन मैं बात करूं तो ये कीटों को रंग प्रदान करती है, कीटों का वो मोल्टिंग में सहायक होती है, रासायनिक स्त्राव और केमिकल सिग्नेशन के अंदर सहायक होती है, जैसे फेरोमोन वगैरह के अंदर सहायक होती है। ये हो गई अपने इसकी संरचना, आप देख लेना अच्छे से। फिर अगला अपना आता है एंटीना। कीटों के एंटीना की बात करें तो एंटीना होते हैं वो कीटों के मुख्य सेंसरी ऑर्गन होते हैं, मुख्य संवेदी अंग होते हैं जो एक जोड़े में सिर के अग्र भाग में स्थित होते हैं। एंटीना की संरचना की बात करूं तो एंटीना के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, स्केप, पेडिसल और फ्लैगेलम। इस पे कौन कौन से 3 भाग होता है? एक तो होता है स्केप, एक होता है पेडिसल और एक होता है फ्लैगेलम। स्केप होता है ये एंटीना का पहला आधारभूत भाग होता है, सिर से जुड़ा रहता है। और पेडिसल होता है दूसरा खंड होता है, स्केप के बाद में आता है। तीसरा है फ्लैगेलम, ये एंटीना का सबसे लंबा और खंड रहित होता है। पेडिसल के अंदर जॉनसन के अंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जॉनसन के अंग पाए जाते हैं। जो संवेदी अंग होते हैं ये ध्वनि ग्रहण करते हैं। जॉनसन के अंग होते हैं वो ध्वनि ग्रहण का कार्य करते हैं। फिर एंटीना के कार्य की बात करें तो ये सेंसर ऑर्गन होता है, ये बाहरी संवेदनाओं को पहचानने में सहायक करता है। तो ये क्या इनके कार्य, मैं थोड़े इनके कार्यों की बात करूं तो ये गंध की पहचान करता है। क्या करता है? गंध की पहचान करता है। स्पर्श की संवेदनाओं, टच सेंसर इसके अंदर रखा जाता है। सुनता है, ध्वनि वगैरह को संतुलन बनाए रखता है, गति का अनुभव प्रदान करता है। केमिकल सिग्नलिंग का कार्य करता है, यानी कि रासायनिक संकेतों का अनुभव प्रदान करता है। एंटीना के रूपांतरण, पहला होता है फिलीफॉर्म एंटीना। फिलीफॉर्म एंटीना होती है वो टिड्डा, ग्रास होपर और कॉकरोच के अंदर पाई जाती है। सेंटीसाइड एंटीना होती है वो ड्रैगन फ्लाई के अंदर पाई जाती है। उदाहरण ध्यान रखना। क्लेवेट एंटीना होती है वो तितली के अंदर, बटरफ्लाई के अंदर होती है वो क्लेवेट पाई जाती है, गुदानुमा, गदानुमा जैसे। सिरेट एंटीना होती है वो बीटल के अंदर पाई जाती है, आरी जैसे दांत पाए जाते हैं इनमें। पैक्टिनेट एंटीना की मैं बात करूं, कंघी जैसे कंघी नुमा एंटीना होती है पैक्टिनेट एंटीना, ये फायर बीटल, मच्छर में पाई जाती है। प्लूमोज होते हैं ये पंखुड़ी नुमा एंटीना होती है और ये कुछ संवेदनशील विशेषकर फेरोमोन को पहचानने में सहायक होती है। जेनिकुलेट होती है ये धनुषाकार या कोन के नुमा होती है। इसमें इसके पेडिसल के बीच में एक स्पष्ट मोड़ दिखाई देता है, मधुमक्खी के अंदर पाई जाती है जेनिकुलेट एंटीना। लेमेलेट एंटीना की बात करें, अगर अपन लेमेलेट एंटीना की बात करें तो पंखीदार प्लेट होती है, जैसे स्क्राब बीटल वगैरह के अंदर पाई जाती है। अगला अपना क्वेश्चन है कीटों में संचार प्रणाली को अपन सर्कुलेटरी सिस्टम को बताना है। किसको बताना है? सर्कुलेटरी सिस्टम को बताना है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, क्या होता है कि वह प्रणाली जो शरीर में पोषक तत्व, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ और अन्य जैव रासायनिक यौगिकों का परिवहन करता है। और कीटों में होता है ये क्या पाया जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि खुला तंत्रिका, खुला ये क्या बोलते हैं इसको, सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, खुला। ये कशेरुकी प्राणियों, मानव में होता है वो बंद प्रणाली, बंद प्रकार का होता है। विशेषताओं की बात करें तो इनके अंदर है वो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र या खुला सर्कुलेटरी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और इसके बात करूं तो इनका जो कीटों के अंदर जो रक्त होता है, कीटों का रक्त होता है वो क्या कहलाता है? हिमोलिप कहलाता है। ये ध्यान रखना, कीटों में रक्त को क्या बोलते हैं? हिमोलिप बोलते हैं। कीटों के रक्त को हिमोलिप बोलते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन का क्या होता है? अभाव होता है। कीटों के रक्त को हिमोलिप बोलते हैं क्योंकि कीटों के रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन का अभाव होता है। रंगहीन होता है या पीला रक्त होता है। हिमोलिप में लाल रंग नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन वहन का कार्य नहीं करता है, हृदय ट्यूब के समान कार्य करता है। इनके अब अपन मुख्य कंपोनेंट्स की बात करते हैं। एक तो अपना हिमोलिम्फ होता है जो कीटों का रक्त होता है, इसमें हिमोग्लोबिन का अभाव होता है।
फिर अपना हार्ट आता है, कीटों का हार्ट आता है, ये डोर्सल स्थिति में होता है। कौन सी स्थिति में होता है? पृष्ठीय जो भाग होता है डोर्सल स्थिति में नलीनुमा संरचना होती है। दो भागों में बंटा होता है, एक तो होता है हड्डी यानी कि पोजिटेरियर हर्ट और एक होता है एंटेरियर हर्ट। चैम्बरेड होता है यानी कि हृदय होता है वो खंडित होता है। फिर अपना आता है ओस्टिया। कौन सा आता है? ओस्टिया। ओस्टिया आता है, ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हृदय की दीवारों में स्थित होते हैं। ओस्टिया क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हृदय की दीवारों में स्थित होते हैं। ओस्टिया के माध्यम से वो हिमोलिप हृदय में प्रवेश करता है। इन पर एक दशा में खुलने वाला वाल्व होता है हिमोसिल। हिमोसिल होता है वो क्या करता है? यह शरीर की वह गुहा होती है जिसमें हिमोलिम्फ प्रभावित होता है। जिस शरीर की जिस गुहा के अंदर हिमोलिम्फ प्रभावित होता है उसको अपन हिमोसिल कहते हैं। इसमें शरीर के सभी अंग तैरते रहते हैं। अगर मैं बात करूं सर्कुलेटरी सिस्टम के कार्यों की बात करें अगर इंसेक्ट के अंदर कि कौन कौन से कार्य करता है, तो पोषण का वितरण करता है, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करता है, घाव की मरम्मत करता है, हार्मोन का संचार करता है। जो कार्य ये नहीं करता है उसमें ये ऑक्सीजन का वहन नहीं करता है, क्योंकि इसमें प्रणाली श्वसन गैसों जैसे O2 और CO2 का परिवहन नहीं करता है। डायग्राम अगर देख लेते हैं अपन, इसमें है लगा हुआ है, तो ये आप है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम देख लो। इस प्रकार का वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अगला है कीटों के मुखांगों। सचित्रित समझाना है। तो कीटों के मुखांगों की अगर मैं बात करूं तो कीटों के मुखांग में विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं मुखांग। इसमें जैसे काटने और चबाने वाले मुखांग हो गए। काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं ये आदिम प्रकार के मुखांग होते हैं। ये भोजन को काटने और चबाने के लिए अनुकूलित होते हैं, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। ये अपने बात करें तो इनके अंदर 5 प्रकार के वो मुखांग पाए जाते हैं। लेब्रम, लेब्रम होता है ये ऊपरी होठ होता है। क्या होता है? काटने और चबाने वाले मुखांगों में 5 प्रकार के मुखांग। पहला है लेब्रम, ऊपरी आवरण को ये बनाता है। मैंडिबल्स, जबड़े होते हैं जो भोजन को काटने का कार्य करते हैं। मैक्सिली, ये भोजन को पकड़ने और चबाने में सहायता करते हैं। लेबियम, निचले होठ होते हैं जो अपने क्या करते हैं? सहायक अंग होते हैं। हाइपोफेरिंक्स होते हैं वो लार ग्रंथियां होती है, जीवा के समान कार्य करती है। ग्रास होपर और कॉकरोच के जो मुखांग होते हैं वो काटने और चबाने वाले होते हैं। अगले मुखांग है वो है पीसिंग एंड सकिंग टाइप के, यानी कि चुबाने और चूसने वाले मुखांग। ये मुखांग तरल भोजन जैसे रक्त या पौधों से रस को चूसने के लिए अनुकूलित होते हैं। ये भोजन को पहले त्वचा या उत्तक में छेद करके चूसा जाता है। इनके संरचना की मैं अगर बात करूं तो इनकी जो मैंडिबल्स और मैक्सिली होती है वो लंबे सुई जैसी हो जाती है। ये किसमें पाई जाती है? तो मच्छर के अंदर पाई जाती है, मॉस्किटो के अंदर। पिस्सू और खटमल होते हैं जो बेड बग होते हैं इनके अंदर पाए जाता है। अगले मुखांग है वो अपने चूसने वाले मुखांग होते हैं। ये इस प्रकार के मुखांग होते हैं, ये पराग रस को चूसने वाले कीटों में पाए जाते हैं, जैसे बटरफ्लाई हो गई, मोथ हो गई इनमें। फिर है स्पंजन, वो चूसने वाले मुखांग। इन मुखांगों की अगर अपन बात करें तो ये मुखांग होते हैं तरल या अर्ध तरल भोजन को चूसने के लिए उपयुक्त होते हैं, जैसे हाउस फ्लाई, मक्खी वगैरह के अंदर पाए जाते हैं। फिर है काटने और चूसने वाले मुखांग, ये तो हो गया था। चुबाने और चूसने वाले मुखांग होंगे शायद। काटने और बाइटिंग एंड सकिंग टाइप्स के मुखांग, इनकी मैं बात करूं तो ये एफिड्स और लीफ हॉपर के अंदर पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं मुखांग के प्रमुख कार्य। लेब्रम की ये अपन ने बात कर दी। लेब्रम होता है वो भोजन को पकड़ना है और ढकने में कार्य करता है। मेडिबल्स होता है ये भोजन को काटता है। मैक्सिलरी भोजन को पकड़ता है। लेबियम निचला ओट होता है और हाइपोफेरिंक्स होता है ये लार वगैरह का स्त्राव करता है, जीवा के समान कार्य करता है। अपने जो जीव होती है वैसा कार्य ये हाइपोफेरिंक्स करता है। ये अपने कीटों के मुखांग का चित्र है वो आप देख लो एक बार। अगला अपना क्वेश्चन है कीटों में पंखों की संरचना। रूपांतरण को है वो उदाहरण सहित अपन को है वो समझाना है। कीटों के मैं पंखों की बात करूं तो सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक होते हैं कीट की एकमात्र नॉन इनवर्टिब्रेट्स या नॉन कैरिडेट से नॉन कॉर्डेट। एक कीट एकमात्र नॉन कॉर्डेट है जो क्या करते हैं? उड़ने की क्षमता रखते हैं। कीटों के पंख होते हैं वो काइटिन त्वचा के बने पतले विस्तार होते हैं। ये वक्ष के
मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स खंडों में बटे होते हैं। यानी मध्य वक्ष और पश्च वक्ष में ये उत्पन्न होते हैं। दो जोड़े पंख होते हैं, एक जोड़ा आगे के पंख होता है जिसको अपन फोर विंग्स बोलते हैं, और एक जोड़े पीछे के पंख होते हैं जिसको अपन हिंड विंग्स बोलते हैं। ये अपने वो पंखों की संरचना हो गई सामान्य, इतना आपको है वो नहीं देखा है। रूपांतरण पढ़ लेते हैं अपन पंखों की, मॉडिफिकेशन। पहले अपन बात करते हैं टैग मीना की। किसकी बात करते हैं? मॉडिफिकेशन में फर्स्ट अपना आता है टैग मीना। कठोर, मोटे और चमकीले अग्र पंख होते हैं। टैग मीना क्या होते हैं? अग्र पंख होते हैं। ये अपन को ध्यान रखना है। शरीर को है वो रक्षा करते हैं, उड़ने में सहायता नहीं करते हैं। जैसे टिड्डा, ग्रास होपर और कॉकरोच के अंदर वो टैग मीना प्रकार के पंख पाए जाते हैं। अगला आते हैं एलिट्रा। एलिट्रा होते हैं वो क्या होते हैं? पक्ष पंख होते हैं, पीछे के पंख होते हैं। सॉरी एलिट्रा होते हैं, ये भी क्या होते हैं? अग्र पंख होते हैं। एलिट्रा होते हैं, ये अग्र पंख होते हैं। क्या होते हैं? अग्र पंख होते हैं। जो पृष्ठ भाग को ढकते हैं, ये पीछे के पंखों के उड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं। बीटल्स के अंदर पाए जाते हैं हेमेली। हेमेली होते हैं, ये पीछे के पंखों के स्थान पर पाई जाने वाली छोटी गोलाकार संरचना होती है। हेमेली की मैं बात करूं तो हेमेली होती है वो पीछे के पंखों में पाई जाने वाली छोटी गोलाकार संरचना होती है। ये उड़ना के दौरान संतुलन बनाए रखती है, जैसे हाउस फ्लाई और अपने मॉस्क्यू मच्छरों के अंदर पाई जाती है। हेमेलिट्रा, हेमिलेट्रा होता है, ये अग्र पंख आंशिक रूप से कठोर और झिल्ली नुमा संरचना हो जाती है, बग खट्टरमल के अंदर पाई जाती है। हेमिलेट्रा अग्र पंख होते हैं। अगला है पंखों का फ्यूजन। कुछ कीटों में अग्र और पक्ष पंख उड़ान के दौरान आपस में जुड़ते हैं, जैसे बटरफ्लाई के अंदर हो गया। फिर है पंखों का लोप। कुछ कीटों में पंख होते हैं पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं, जैसे दीमक की जो श्रमिक प्रजाति है उनमें पंख नहीं पाए जाते हैं। पंखों के कार्य तो उड़ान में कार्य करते हैं। उड़ने का कार्य एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए संरक्षण, प्रोटेक्शन कार्य करते हैं। छल्ला के बना कर रखते हैं। संचार के अंदर कार्य करते हैं। ताप नियंत्रण में है वो पंख कार्य करते हैं। अगला है कीटों का पंख विन्यास से आप क्या समझते हैं? कीटों के पंख विन्यास की मैं बात करूं तो पंख विन्यास से तात्पर्य है पंखों से आपसी स्थिति। पंख होते हैं वो किस स्थिति में लगे रहते हैं, उनकी संरचना, उनके जोड़ने की विधि तथा उड़ान के समय उनके आपसी संचालन के तरीके से है। ये पंखों के अगर पंख विन्यास के टाइप्स की बात करें तो फ्री मूविंग विन्यास, फोरेनकुलर, अगला अपना क्वेश्चन है कीटों में प्यूपा और लार्वा अवस्थाओं के बारे में बताना है अपन को। प्यूपा अवस्था और लार्वा अवस्था के बाद में बारे में अपन है वो डिफरेंट अच्छी तरीके से पढ़ लिया। लार्वा अवस्था की मैं बात करूं तो अंडे से निकलने के बाद में तुरंत अवस्था आती है, लार्वा अवस्था होती है। लार्वा के प्रकार की बात करें तो लार्वा के प्रकार एक तो वर्मी फॉर्म लार्वा होते हैं, स्क्रबा फॉर्म, एरुका फॉर्म लार्वा, ये इस प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं। प्यूपा अवस्था अभी अपन ने डिफरेंट के अंदर अच्छी तरीके से पढ़ लिया है कि प्यूपा अवस्था वो अवस्था होती है जो कीट का शरीर बाहरी रूप से निष्क्रिय प्रतीत होता है लेकिन आंतरिक रूप से अत्यधिक जैविक क्रियाएं चलती है, लार्वा को वयस्क में रूपांतरित करती है। अगला क्वेश्चन है अपना उत्सर्जन तंत्र को समझाना है। क्या समझाना है? उत्सर्जन तंत्र के बारे में अपन को बताना है। जनन तंत्र या उत्सर्जन तंत्र में से किसी एक के बारे में अपन को वो जरूर पूछेंगे आपको। उत्सर्जन तंत्र का मतलब क्या होता है कि सभी जीवों के शरीर में उपापचय क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिज्म क्रियाएं लगातार चलती रहती है। मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के परिणाम स्वरूप कुछ अवांछनीय और विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जैसे यूरिया, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। इन पदार्थों को शरीर में ही रहने दिया जाए तो ये विषाक्त प्रभाव डाल सकते हैं, अतः इनको शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है और उत्सर्जन के अंदर जो तंत्र कार्य करता है उसको अपन उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। कीटों के उत्सर्जन तंत्र की बात करूं तो उत्सर्जन तंत्र में मुख्य भाग होता है मेडिबल ट्यूब, मेलपिगियन नलिकाएं। कौन सी होती है? मेलपिगियन नलिकाएं। यह नलिकाकार पतली और लचीली संरचनाएं होती है। ये कीटों के मध्य अंतर यानी कि मिड गट और एंड गट के जंक्शन में होती है, यानी संधि के स्थान पर निकलती है। हिमोलिप को नाइट्रोजन ये क्या करती है? हिमोलिप से
नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को है वो क्या कर देती है, अवशोषित कर देती है और फिर उनको है वो हिंडगट के अंदर पहुंचा देती है। अगला होता है वो फिर वहां से अपशिष्ट पदार्थ है वो जल के साथ में है वो पुनः शोषित होता है और शेष मल पदार्थों के साथ में शरीर से बाहर निकलती है। फिर अपना आता है रेक्टम एंड एनस। रेक्टम एंड एनस की मैं बात करूं तो गुदा की दीवार से विशेष कोशिकाएं होती है जो जल को पुनः अवशोषित कर लेती है, जिससे जल की हानि कम होती है। सूखा और केंद्रित उत्सर्जन पदार्थ गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये इनके प्रमुख उत्पाद वगैरह है। अगला अपना क्वेश्चन है प्रमुख गणों की विशेषता बतानी है। किसकी विशेषता बतानी है, गणों के बारे में बताना। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है कि गण के बारे में। यहाँ से आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इन सातों में से आपको 3-4 गण है वो जरूर पूछे जाएंगे, आप ध्यान रखना। ये अपने कीटों का उत्सर्जन तंत्र है, इस प्रकार का पाया जाता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। सातों में से अपन को है वो 7 गण दिए, उसमें से 3 से 4 गण आपको है वो एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे। ध्यान से पढ़ना, एक एक चीज है वो मैं आपको समझा समझा के पढ़ाऊंगा। आइसोप्टेरा गण की बात करते हैं। सबसे पहले कौन सा गण है अपना, आइसोप्टेरा गण है। कौन सा गण है, आइसोप्टेरा गण है। आइसोप्टेरा गण की मैं बात करूं तो आइसोप्टेरा गण के अंदर कौन से कीट आते हैं, तो अपने दीमक आती है। कौन आती है, दीमक है वो आइसोप्टेरा गण के अंदर आती है। ये सामाजिक जीवन जीते हैं, ये कीट होते हैं वो सामाजिक जीवन जीते हैं और समूह के अंदर रहते हैं। मुख्य रूप से लकड़ी या सेलुलोज पर निर्भर रहते हैं। इसमें एक क्या होता है, राजा होता है, एक रानी होती है, सैनिक और श्रमिक होते हैं। ये सामाजिक कीट होती हैं, कॉलोनियां बना के रहते हैं। शरीर इनका नरम, रंग हल्का और आकार में छोटे से मध्यम आकार के होते हैं। इनमें 2 जोड़ी पंख होते हैं। ये विशेष रूप से है वो क्या कहते हैं, सौ आर्मिंग के समय काम आते हैं। मुखांग होते हैं इसमें च्युइंग टाइप के मुखांग होते हैं। कैसे होते हैं, च्युइंग टाइप के मुखांग होते हैं, काटने वाले मुखांग होते हैं, चबाने वाले। लकड़ी, कागज, पौधों को, गुदा वगैरह को खाते हैं। ये आहार पचाने के लिए इनके तंत्र में वो प्रोटोजोआ पाया जाता है, मैंने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले। फिर अपन बात करते हैं अपन इनके लेपिडोप्टेरा गण की। किसकी बात करेंगे, लेपिडोप्टेरा गण की। लेपिडोप्टेरा गण के अंदर क्या आते हैं, बटरफ्लाई और मोथ आते हैं। ये गण अत्यंत सुंदर होता और आकर्षक कीटों का समूह होता है। जो सुंदर कीट होते हैं, सुंदर और आकर्षक कीटों का समूह होता है। इनमें तितलियां और पतंगे पाई जाती हैं। इनकी विशेषताओं की बात करें तो ये वयस्क अवस्था में 2 जोड़ी पंख होते हैं। मुखांग की अगर बात करें तो मुखांग होते हैं वो साइबनो साइबनो सिम्फोनोगेनिक टाइप के होते हैं, जिससे ये फूलों का रस चूसते हैं। लार्वा अवस्था में कैटरपिलर होता है, जिसमें चौवर्णक प्रकार के मुखांग होते हैं। लार्वा अवस्था कैटरपिलर होती है, ये दिनचर होते हैं। और कुछ होते हैं वो रात्रिचर भी होते हैं। इनके अगर अपन लाभकारी कीटों की बात करें तो इनमें अपने बॉम्बेक्स मोराई रेशम कीट है वो आता है। फिर अपना हानिकारक कीटों की बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो अगला आता है ऑर्थोप्टेरा गण। ऑर्थोप्टेरा गण में क्या आता है, टिड्डा आता है। क्या आता है, टिड्डा आता है। इसमें है वो भूमि पर चढ़ने और कूदने वाली टांगे पाई जाती है, ग्रास ऊपर वगैरह। पिछली टांगे कूदने के लिए अनुकूलित होती है। मुखांग होते हैं वो काटने और चबाने वाले होते हैं। इनमें हिंदी कुछ ज्यादा ही लिख ली, स्पष्ट हिंदी लिख दी। अगर पंख होते हैं वो चमड़े जैसे होते हैं, जिसको अपन टैगमीना बोलते हैं। पच्च पंख होते हैं, झिल्लीदार होते हैं, उड़ने में सहायक होते हैं। अंडों से सीधे नहीं बनते हैं, यानी कि अपूर्ण कायांतरण होता है। क्या होता है, अपूर्ण कायांतरण होता है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। उदाहरण टिड्डी वगैरह, ग्रास ऊपर वगैरह होते हैं। अगला अगला अपना गण है वो है हेमिप्टेरा गण। हेमिप्टेरा गण होते हैं अर्धपंखी कीट होते हैं। हेमिप्टेरा गण सस्य तथा उद्भिद कीटों से संबंधित होते हैं। इनके मुखांग होते हैं वो चूसने वाले मुखांग होते हैं। अग्र पंख आधे कठोर और आधे झिल्लीदार होते हैं। मुखांग होते हैं वो चूसने वाले होते हैं। परजीवी या पौधों का रस चूसने का कार्य करते हैं। जल में रहने वाले वाटर बग भी इसी गण में आते हैं। इसके उपवर्ग है होमोप्टेरा, जिसमें एफिड्स वगैरह आते हैं। फिर उदाहरण हो गया अपने लाल कपास कीट हो गया, एफिड हो गए। कोलियोप्टेरा गण, कोलियोप्टेरा गण सबसे बड़ा गण है। कोलियोप्टेरा गण है वो सबसे बड़ा गण है, जिसमें बीटल्स शामिल होते हैं। अग्रपंख कठोर और मोटे होते हैं, जिसको अपन एलाइट्रा बोलते हैं। और
शरीर को ढकने का कार्य करती है। मुखांग होते हैं, इसमें वो चेविंग टाइप के होते हैं, चबाने वाले होते हैं। लार्वा कठोर, सक्रिय और कीट पक्षी या शाकाहारी हो सकते हैं। इनके अंदर लेडी बर्ड बीटल वगैरह आते हैं। अगले अपने आता है डिप्टेरागन। डिप्टेरागन की बात करें तो दो पंख वाले कीट होते हैं डिप्टेरागन। डिप्टेरागन होते हैं दो पंख वाले कीट। इस गण में मक्खी, मच्छर, चीचड़ आदि आते हैं जिसमें केवल एक जोड़ी पंख होते हैं। डिप्टेरागन के कीटों में केवल एक जोड़ी पंख पाए जाते हैं। इसमें केवल अग्र पंख होते हैं। पक्ष पंख संतुलन के लिए होल्टियर संरचना के अंदर है वो परिवर्तित हो जाते हैं। मुखांग होते हैं वो चूसने वाले और चुबाने और चूसने वाले होते हैं। कैसे होते हैं? चुबाने और चूसने वाले होते हैं। जैसे इनकी जो लार्वा अवस्था होती है उसको अपन मैगट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लार्वा अवस्था को मैगट बोलते हैं। आर्थिक में तो ये हानिकारक रोग फैलाने वाले कीट होते हैं। घरेलू मक्खी वगैरह, मलेरिया का मक्खी जो मच्छर होते हैं वो। अपना लास्ट गण आता है वो आता है हाइमेनोप्टेरा गण, जिसमें झिल्ली पंखी कीट होते हैं हाइमेनोप्टेरा गण के अंदर। सामाजिक और पराक्रमी कीट जैसे मक्खी, मधुमक्खी हो गया, ततैया हो गया, चींटियां इनमें आती हैं। दो जोड़ी झिल्लीदार पंख होते हैं। मुखांग होते हैं वो चवण और चूसने वाले होते हैं। सामाजिकता और उच्च स्तर पर विकसित होते हैं। रानी, श्रमिक वगैरह पूर्ण कायांतरण होता है। अंडज पार्थेनोजेनेटिक्स होते हैं। ये अपने है वो एपिस मेलिवेरा वगैरह ये मधुमक्खियों की प्रजाति सारी इसमें आती है। इंपॉर्टेंस हो गया। तो इसी के साथ में अपन ने वो फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी के गेस्ट पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है वो प्रैक्टिस कर ली है। मुझे आशा है कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार रही होगी। इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को है वो दबा दीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।